JEE मेंस PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम पेपर ही नहीं बेसिकली प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वेव में, स्पेशली साउंड वेव और वेव इन ए स्ट्रिंग, हम उसको आज डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। हम 2021 के क्वेश्चंस लेते हैं अभी फिलहाल, और उसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बाकी क्वेश्चंस भी लेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ ट्रैवलिंग वेव। तो देखो ये एक तरीके से तो बोनस क्वेश्चन था। इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट वन इज द ट्रैवलिंग वेव। ये बिल्कुल इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल्स टू a sin kx, दिस इज kx माइनस ओमेगा टी, और सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि दिस द इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनके लिए ये एक तरीके से बोनस क्वेश्चन था। ये उन क्वेश्चंस में काउंट होते हैं जो आपको गलत नहीं करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें। टू कार्स आर अप्रोचिंग ईच अदर at an equal speed of 7.2 km per hour. When they see each other, both blow horn having frequency 676 hertz. The beat frequency heard by each driver will be. देखेंगे दो कार हैं, एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे, और ये वैल्यू है 7.2 किलोमीटर पर आवर, और इधर से भी है 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो वैल्यू होगा 7.2 किलोमीटर पर आवर, बेसिकली 7.2 किलोमीटर पर आवर इज बेसिकली दिस कैन बी रिटन एज 7.2 इंटू 5/18 से आप मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड दिस वैल्यू इज 2, दिस इज 2 मीटर पर सेकंड। यह आपका स्पीड हो जाएगा इस कार की और इस कार की, और दोनों ने एक साथ हॉर्न ब्लो किया। तो क्वेश्चन में दिया है कि इनके बीट कितना सुनाई देगा। तो ध्यान देंगे, हम लगाएंगे डॉपलर इफेक्ट। जो मान लेते हैं कि ये ड्राइवर अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी तो सुनेगा ही सुनेगा, साथ में यहां से जो रिसीव होगा वो एक चेंज्ड फ्रीक्वेंसी उसको रिसीव होगा। एक्चुअल में तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन चेंज फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा, जिसके कारण उसको एक फ्रीक्वेंसी डिफरेंस महसूस होगा, क्योंकि इसका खुद का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है और जो रिसीव होगा वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा, जिसके कारण चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगा, एंड दैट चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज नोन एज बीट्स। तो आपने देखा जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ, देखो यहां पे आप किसी को भी ऑब्जर्वर और किसी को भी सोर्स मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों ही के कंडीशन में सेम ही कंडीशन है दोनों के लिए भी, तो यहां पे आपने लिखा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर माइनस वेलोसिटी ऑफ अ सोर्स इन दिस सिचुएशन इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वन ऑफ द सोर्स, क्योंकि दोनों का ही सेम फ्रीक्वेंसी है। तो न्यू डैश यदि आप कैलकुलेट करें तो वेलोसिटी इज 340 प्लस 2 y2, क्योंकि 7.2 किलोमीटर पर आवर है, हमने इसको मीटर पर सेकंड में किया है, अपॉन 340 माइनस 2 इंटू जो फ्रीक्वेंसी है वो है 676 हर्ट्ज। आप इसको सॉल्व करेंगे तो न्यू डैश इज इक्वल टू 342 बाई 338 इंटू 676। इसको कट करें तो जब आप कट करेंगे तो दिस विल बी 2 टाइम्स, ये डबल है 16 से 67, यस 2 टाइम्स है। और यदि आप फ्रीक्वेंसी न्यू डैश यदि कैलकुलेट करना चाहें तो यहां से जो आपका न्यू डैश आ जाएगा दैट इज 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 2 684 हर्ट्ज आया, जो किसी एक ड्राइवर को दूसरे की जो हॉर्न सुनाई देगा उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इतना उसको सुनाई देगा, ठीक है। तो जो उसके लिए बीट जनरेट होगा दैट बीट कैन बी रिटन एज द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। तो जो बीट होगा, बीट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, तो बेसिकली 684 जो उसको सुनाई देगा प्लस उसकी खुद की विशल सुनाई देगी दैट इज 676। तो आपने 684 माइनस 676, और यही फ्रीक्वेंसी गैप को हम बीट्स बोलते हैं, और दिस इज इक्वल टू 8 हर्ट्ज। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा इन दिस क्वेश्चन इट्स विल बी 8। जब आप फाइनली एग्जाम में जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं या इंटीजर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए था दैट शुड बी 8। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। देखेंगे द परसेंटेज इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग इफ द टेंशन इज इंक्रीज बाय 4% विल बी। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार बच्चे एग्जाम में गलत कर देते हैं या फिर इस तरीके से अप्रोच करते हैं जिससे उनका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है।
हो जाता है। जब कभी भी परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात हो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक डिफरेंशिएशन यूज करना चाहिए। इफ चेंज इज स्मॉल, 4% इज ए स्मॉल चेंज, तो हमें वेलोसिटी का जो फॉर्मूला लिखना होगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट ओवर टेंशन बाय म्यू। म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, और यहां जो वेलोसिटी है, इसको दिस इज द इक्वेशन 1। वेलोसिटी को यदि हम डिफरेंशिएट करें तो दिस इज डीवी, डीवी के जगह पे हम डेल्टा वी लिख देते, दैट्स द वेलोसिटी। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, इसको यदि डिफरेंशिएट करें तो 1 बाई रूट म्यू तो बाहर आ गया बिकॉज दिस अ कांस्टेंट, और टेंशन का जो रूट टी का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज 1 बाई 2 रूट टी इंटू डेल्टा टी, इंटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा टेंशन का डिफरेंशिएशन। दिस इज द इक्वेशन 2। अच्छा, फर्स्ट और सेकेंड को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट यदि ऐसा करेंगे तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई रूट म्यू और 1 बाई रूट म्यू, दिस विल बी कैंसल्ड आउट, और सेकेंड इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी, तो बिल्कुल वैसे ही है, चेंज इन टेंशन, और अपॉन ये 2 तो पहले से है नीचे, और यहां पे रूट टी दोनों मल्टीप्लाई होकर के दिस विल बी टी, दोनों तरफ से 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो यहां पे डेल्टा वी, दिस इज इक्वल्स टू, यहां पे इक्वल टू होगा ना, दिस इज इक्वल्स टू दिस वन, रूट म्यू से रूट म्यू कैंसिल हो गया, ये बना। तो डेल्टा वी बाई वी जो वेलोसिटीज है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। देखो जो क्वेश्चन है, यदि आप देखें कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्पीड, द परसेंटेज इंक्रीज इन द स्पीड, स्पीड में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, यही तो है 4%, यही है परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द टेंशन, तो डेल्टा टी बाई टी का वैल्यू आप 4 रखें, यू विल गेट द आंसर, तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 टाइम्स, 1 बाई 2 टाइम्स, इसको यदि आप देखें तो यही है अपना परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द टेंशन, तो डेल्टा टी बाई टी दिस विल बी 4, ये 4 गिवन वैल्यू है, तो परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 4 बाई 2 दैट इज 2%, ये 2% का चेंज हुआ, और आपको एग्जाम में यहां पे 2 लिखना था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे यदि चलें, क्वेश्चन नंबर 4 है, a student is performing the experiment of resonance column, the diameter of the column tube is 6 cm। जब कभी भी diameter दे तो आप मान के चले कि हमें end correction करना रहेगा। The frequency of the tuning fork is 504 hertz, speed of the sound at the given temperature is 336 meter per second, the zero of the meter scale coincide with the top end of the resonance column tube, the reading of the water level in the column when the first resonance occurs। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है, इसमें बस एक तरीके से आपको एंड करेक्शन का ध्यान रखना होगा, ठीक है। जब कभी भी ये एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में, कॉलेज जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ बताया गया होगा, तो जो रीडिंग है वो टॉप से हम मेजर करें, लेकिन जो एक्चुअल नोड या एंटी नोड ओपन एंड पे होगा वो थोड़ा सा ऊपर होता है, उसको हम एंड करेक्शन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो डायमीटर दिया हुआ है वो बोलना चाह रहा है कि आप एंड करेक्शन काउंट करिए, ये दिया हुआ है। तो यदि लिखना चाहें तो डायमीटर यहाँ पे दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से यदि आप दूसरे वैल्यू देखें तो स्पीड दिया है 6 सेंटीमीटर, ट्यूनिंग फोक फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 504 हर्ट्ज, इतना दिया हुआ है। स्पीड ऑफ द साउंड एट द गिवन टेम्परेचर इज 336, जो वेलोसिटी दिया है, स्पीड दिया है वो 336 मीटर पर सेकंड दिया है। द जीरो ऑफ द मीटर स्केल कोइंसाइड भी कर रहा है, सब कुछ दिया हुआ। ओके, तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ। तो देखो ये सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या रिजोनेंस जो होगा, फर्स्ट रिजोनेंस दैट इज द फंडामेंटल, फर्स्ट रिजोनेंस इज बेसिकली फंडामेंटल, फर्स्ट रिजोनेंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो बेसिकली फर्स्ट रिजोनेंस तो फंडामेंटल ही होगा। तो दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी v बाई 4l होता है, लेकिन l हम नहीं लेंगे, l के साथ साथ हमें e दैट इज द एंड करेक्शन भी लेना होगा। यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो एंड करेक्शन का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 0.3
डी इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, या ई इज इक्वल टू 0.6 आर होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस। आप जो भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायमीटर दिया है 0, तो हम 0.3 डी का वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ से आप देखें तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, दिस गिवन फ्रीक्वेंसी इज 504, this is 504, and that is because velocity is also given, that is 336 upon 4 is 4। यहाँ पे लेंथ हमें चाहिए, we are interested to find out this length, तो length is L plus end correction, end correction is basically 0.3 D, तो आपने लिखा 0.3 और D का जो वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, we have to convert it into मीटर, तो या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सारे वेलोसिटी और बाकी चीजों को भी आप उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते हैं, तो 0.3 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻², ये हमने कन्वर्ट कर लिया इसको मीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट किया। और इसको आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो ये जो आपका लेंथ आ जाएगा, दिस लेंथ इज बेसिकली 14.8, 0 पॉइंट ऐसा आएगा 14.8 सेंटीमीटर में 14 ये देखो वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है, दिस इज द करेक्ट वन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एल का जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करके मिलेगा, दिस इज 0.148, ये मीटर में आएगा। और जो ऑप्शंस आपके दिए हुए दैट इज इन सेंटीमीटर, तो आपका जो एल का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 14.8 सेंटीमीटर, एंड द करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें। 5th है, और ट्यूनिंग फोक ए ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस 5 बीट्स विथ अ फोक ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज, 340 हर्ट्ज। देखो दो ट्यूनिंग फोक है, एक ट्यूनिंग फोक ये है और दूसरा ट्यूनिंग फोक ये है, और एक की फ्रीक्वेंसी नॉन फ्रीक्वेंसी इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 340 हर्ट्ज मान लेते हैं, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये बोल रहा है कि 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा न्यू, या तो 5 बीट ज्यादा होगा दैट इज 345 होगा, या फिर 5 बीट कम दैट इज न्यू इज इक्वल टू 335 होगा। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, 335 या तो ये हो सकता है, या 345 या तो ये हो सकता है, बाकी तो कोई होने वाले नहीं है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, व्हेन फोक ए इज फाइल्ड, जब कभी भी हम फोक को फाइल करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मतलब इस जो अननोन है, व्हेन फोक ए ही अननोन है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ऐसे केस में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज टू 2 बीट्स, तो बीट जो है वो घट गई। पहले बीट जो था, बीट्स थे वो 5 थे, अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ या इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ जिससे कि बीट घट के 2 हो जाए। तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी यदि आप बढ़ाओगे तो बीट बढ़ेगा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी यदि आप बढ़ाओगे तो बीट घटेगा, डिफरेंस घटेगा। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज 335। 335 इज द करेक्ट वन, थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। The mass per unit length of a uniform wire is this much gram centimeter. A transverse wave of the form this much is produced in it, where x is in meter and t is in second. Then the expected value of tension in the wire is this much, then value of x is. देखो अब ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जो पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करें तो देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है। हमारे पास म्यू दिया है, और म्यू का वैल्यू है 0.135, और ये वैल्यू है ग्राम पर सेंटीमीटर। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केजी पर मीटर क्यूब में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा, ग्राम को यदि केजी में करेंगे तो 10⁻³ तो 0.135 इंटू 10⁻³ ये हो गया केजी, और सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻², एंड दिस इज केजी पर मीटर। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो दिस विल बी 0.0135 kg पर मीटर। ये तो हमारा म्यू हो गया। ट्रांसवर्स वेव के बारे में ये इंफॉर्मेशन दिया है, इज प्रोड्यूस इन इट वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड, व्हेन द देन
then the expected value of tension in the wire is, तो देखो आपको क्या करना है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू हमें पता है दैट इज टेंशन t बाई म्यू। अब म्यू का वैल्यू दिया है, यहां पे यदि आप टेंशन लिखना चाहें तो टेंशन इज इक्वल टू v स्क्वायर इंटू म्यू, म्यू इज नोन। अब v स्क्वायर हम यहां से निकालेंगे, इसको यदि हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू a साइन kx प्लस ओमेगा टी। इस इक्वेशन से हम कंपेयर कर लेते हैं, तो इस इक्वेशन से यदि कंपेयर करेंगे तो k का वैल्यू हमें 1 मिला और ओमेगा का वैल्यू हमें 30 मिला। k का वैल्यू 1 है और ओमेगा का वैल्यू 30 है। हमें पता है कि k इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी, वेयर k इज द वेव नंबर, ओमेगा बाई वी, और यहां से v जो हो जाएगा दैट इज ओमेगा बाई k, और ओमेगा है दिस इज 30, तो ये हो जाएगा 30 बाई 1, तो वेलोसिटी हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। अब देखो वेलोसिटी तो मिल गया, यहां पे हम वैल्यू रखेंगे, म्यू का वैल्यू रखेंगे एंड वी कैन गेट द टेंशन। तो यहां से टेंशन यदि आप कैलकुलेट करें तो वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज 30 का स्क्वायर इनटू म्यू का वैल्यू हो जाएगा 0.0135 kg पर मीटर, और इसको यदि आप सॉल्व करें तो जो हमारा टेंशन आएगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1215 न्यूटन, 1215 न्यूटन, दिस द टेंशन। और आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको इस फॉर्मेट में लिखना था, आप 1215 न्यूटन तो डेफिनेटली लिखेंगे, लेकिन इस फॉर्मेट में यदि आप देखें तो ये जो एक्चुअल वैल्यू आपका आएगा ये आएगा 12.15, और इसको हमें उस फॉर्मेट में लिखना है। सो दिस विल बी 1215 इंटू 10 रेज टू -2, क्योंकि -2 के फॉर्मेट में लिखना है, दिस मस्ट न्यूटन। तो देखो आपका जो आंसर आया वो आया 12.15, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 12.15 नहीं, इस फॉर्मेट में लिखना है और उसमें x का वैल्यू बताना है। तो आपने लिखा 1215 इंटू 10 रेज टू -2, तो जो आपका फाइनल आंसर आया वैल्यू ऑफ x वो आ जाएगा 1215। दिस इज द आंसर, दिस शुड बी द आंसर, इतना आएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, यस। 7 पे चलते हैं। 7 ऐसा है, देखेंगे एक अच्छा क्वेश्चन है। अ क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप contain gases of density ρ1 and ρ2 respectively। तो देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है कि एक क्लोज ऑर्गन पाइप है और इसका लेंथ है L, और एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप कंटेनिंग गैस ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 रिस्पेक्टिवली। इसमें हमने एक ओपन ऑर्गन पाइप है, ये ओपन ऑर्गन पाइप है, और इसका लेंथ पता नहीं क्या है, दिया नहीं है, मेंशन नहीं है, तो हम अभी उसके लेंथ की बात नहीं करते। लेकिन इसमें जो डेंसिटी है दैट इज ρ1 और इसमें जो डेंसिटी है दैट इज ρ2, ऐसा दिया हुआ है। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस आर इक्वल, मींस बल्क मॉडुलस बोल रहा है कि इक्वल है इन बोथ द पाइप्स, बोथ द पाइप्स आर वाइब्रेट इन देयर फर्स्ट ओवरटोन। ये भी फर्स्ट ओवरटोन में है, फर्स्ट ओवरटोन, और ये भी है फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन विद सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से में द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इज, इसका लेंथ पूछ रहा है, तो इसका लेंथ मान लेते हैं स्मॉल l है। अब देखो दोनों की ही फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों ही फर्स्ट ओवरटोन में है, तो फर्स्ट ओवरटोन में क्लोज के लिए हो जाएगा यदि आप देखें, और उसके बाद से पूछ रहा है पाइप लेंथ ऑफ द पाइप इज, उसका वैल्यू ये दिया हुआ है, देन बोल रहा है वेयर x इज, x का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए जो फर्स्ट ओवरटोन होगा, फर्स्ट ओवरटोन, दैट फर्स्ट ओवरटोन इज 3/4L इंटू v। v वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा, वेलोसिटी इज बेसिकली रूट ओवर बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी ρ1, ये हो जाएगा वेलोसिटी पहले वाले के लिए। दूसरे ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, और वेलोसिटी होगा ये, वेलोसिटी इज बेसिकली b बाई ρ1। इसके लिए यदि हम बात करें इसमें, तो इसका जो फर्स्ट ओवरटोन होगा दैट इज फर्स्ट ओवरटोन फॉर दिस वन मस्ट बी इक्वल्स टू, तो बेसिकली दोनों ही बराबर होंगे, तो इसके लिए जो ओवरटोन होगा वो इसी के फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, और इसके लिए जो होगा दैट वैल्यू इज 2/2L स्मॉल l, क्योंकि इसका लेंथ स्मॉल l है, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वही बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी ρ2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन पूछा कि लेंथ बताइए,
तो लेंथ को हम इधर लेते आते हैं, बल्क मॉडुलस से बल्क मॉडुलस कैंसिल, तो L इज इक्वल्स टू, इधर आएगा 4L, 4 उधर चला जाएगा 4L, तो ये जगह 4L बाई 3 नीचे आएगा, 3 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4L बाई 3, और यहां पे होगा रूट ओवर ρ1 बाई ρ2, और यहां सीधे सीधे देखेंगे वैल्यू ऑफ x, इसको कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ x इज 4. दिस द आंसर. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. 7 के बाद नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें तो ये है अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 245 हर्ट्ज. देखो फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 245 हर्ट्ज और ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी या स्पीड दिया है 300 मीटर पर सेकंड along the positive x direction. तो देखो each point of the wave moves to and fro through a total distance of 6 centimeter. तो देखो कोई भी एक पॉइंट इधर और इधर जाएगा और ये टोटल डिस्टेंस दिया है 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर मतलब एम्पलीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड होगा. व्हाट विल बी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ दिस ट्रैवलिंग वेव. तो देखो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, तो या तो ऑप्शन पहला हो सकता है सही या फोर्थ हो सकता है सही, सेकंड और थर्ड तो होने वाले नहीं है, क्योंकि एम्पलीट्यूड या तो 0.03 मीटर में होगा या 0.03 ही होगा इन दोनों में. अब इन दोनों में देखो तो साइन ये हो जाएगा kx माइनस ओमेगा टी, तो या तो हम ओमेगा निकाल लें या k निकाल लें, तो दोनों में से कोई भी निकालेंगे. तो यदि हम ओमेगा देखें, देखो इन दोनों में ओमेगा अलग अलग है, k सेम है. देखो पहली बात तो पता होगी कि पहला या फोर्थ सही है, तो हम k निकालने का मेहनत क्यों करें जब सेम ही होने वाला है. सीधे सीधे ओमेगा निकालेंगे हम, क्योंकि ओमेगा में डिफरेंस है ओमेगा टी में. तो आपने लिखा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू. 2 पाई न्यू दिस विल बी, तो 2 पाई न्यू यदि ओमेगा आप कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई इज 3.14 और न्यू ऑलरेडी दिया है दैट इज 245 हर्ट्ज. इसको आप सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट दिस वन, दिस वैल्यू इज, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 रेज टू 3. दिस विल बी द ओमेगा, इतना हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू. यदि हम k का वैल्यू कैलकुलेट करें तो k इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई v. खैर k की जरूरत है नहीं कैलकुलेट करने की, लेकिन आप कैलकुलेट करना चाहें तो ओमेगा बाई v, ओमेगा हमारे पास है ऑलरेडी, v से डिवाइड करें. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5.1. एडजेक्ट आता है एक्चुअल में, यदि आप कैलकुलेट करें तो वैल्यू एडजेक्ट आता है 5.1. तो आपका जो फोर्थ वन इज द करेक्ट वन. एक्चुअली k का वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे सीधे सीधे एम्पलीट्यूड पहले चेक किया तो एम्पलीट्यूड 0.03 होने वाला है, तो सेकंड और थर्ड तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, या तो पहला या तो चौथा होने वाला है. तो पहले में आपने देखा साइन kx, यहाँ पे भी साइन kx, k सेम दिया हुआ है तो k कैलकुलेट क्यों करे भाई, मेहनत क्यों करना, सीधे सीधे ओमेगा पे चलेंगे क्योंकि ओमेगा डिफरेंट है और यहाँ पे माइनस साइन भी है, तो सारे के सारे ही पॉजिटिव x डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो फोर्थ वन इज द करेक्ट वन. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9 है अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल्स ऑन अ taut steel wire with a velocity of nu. When tension in it is this much, when the tension is changed to t, the velocity changed to v by 2, the value of tension t is. देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जो लगता है कि आसान है और सॉल्व किए जा सकते हैं, और लेकिन कई बार आपके समय वो खा सकते हैं, किल कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे नहीं है. इसको आप चाहें तो आसानी से सॉल्व करेंगे. और आपको शुरू में दिया हुआ है कि वेलोसिटी इज v, सो इन दैट सिचुएशन टेंशन दिया हुआ है, तो आपने लिखा वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट ओवर टेंशन बाई म्यू होता है. ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया. तो वेलोसिटी जब v है तो हमारा जो टेंशन है दैट इज 2.06 इंटू 10 रेज टू 4 बाई म्यू. म्यू तो म्यू ही रहने वाला है. उसके बाद से दोबारा जब टेंशन हमने टी कर दिया तो जो वेलोसिटी है वो चेंज होकर के v बाई 2 हो गया. तो दिस इज v बाई 2 इज इक्वल टू रूट ओवर हमारा टेंशन t बाई म्यू. अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज द इक्वेशन 2. इन दोनों को आप डिवाइड करो और डिवाइड करके यू हैव टू फाइंड आउट द टेंशन. तो डिवाइड करेंगे यदि तो म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा एंड दिस इज 2 इज इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू है दिस इज रूट ओवर, यहाँ पे देखेंगे 2.06 इंटू 10 रेज टू 4
एंड डिवाइडेड बाई टेंशन टी, ये आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करें, सॉल्व करें, एंड फाइनली यू विल गेट द टेंशन, और टेंशन टी इज इक्वल टू 2.06 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई, ये 2 स्क्वायर होकर 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, ये 4 हो गया, और जो आपका फाइनली वैल्यू आया टेंशन टी इज इक्वल टू 5.15 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो इसमें देखेंगे तो बी इज द करेक्ट वन, बी इज द करेक्ट वन, इसको नोट कर लें आप। यस, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, देखेंगे। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग वायर, स्ट्रेट वायर, mass 6 gram, length 60 centimeter, area of cross section this much is 90 meter per second. If the Young modulus of the wire is 16 into 10⁻11 Newton per meter square, the extension of wire over its natural length is. देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास जो डेटा है उसको एक बार लिख लेते हैं। देखेंगे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेट वायर, उसका जो मास है, वायर का मास दिया है, मास m इज इक्वल टू 6 ग्राम, 6.0 ग्राम, 6 ग्राम। लेंथ दिया है, लेंथ l इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यदि एरिया यदि देखें तो ये है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इज 90 मीटर पर सेकेंड। इनकी जो स्पीड दी हुई है ये है 90 मीटर पर सेकेंड, ये दिया। If the Young modulus of the wire, Young modulus भी दिया है, y is equals to 16 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये डेटा हमारे पास आ चुका है। The extension of wire over this natural length is, अब एक्सटेंशन पूछ रहा है तो देखेंगे हमारे पास वेलोसिटी है, v is equals to what? v is equals to रूट ओवर f by mu, एंड म्यू हमारे पास है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये हो गया हमारा पास वेलोसिटी। यहां से f यदि कैलकुलेट करना चाहें तो f इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर इंटू म्यू, यहां से हमारा f मिला। अब यंग मॉडुलस जो दिया है और उससे हमें एक एक्सटेंशन ऑफ वायर पता करना है, तो हम लगाएंगे डेल्टा इस तरीके से, हुक्स लॉ, f बाई a इज इक्वल टू y डेल्टा l बाई l अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अब इसमें सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, f है, सब कुछ, हमें डेल्टा l चाहिए, तो डेल्टा l इज इक्वल टू, यहां से आप कैलकुलेट करो, सारी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा f l बाई a y, ये बनेगा। आई थिंक म्यू का वैल्यू हम f में रखेंगे, म्यू स्क्वायर v, तो हमारा जो फाइनल डेल्टा l आएगा दैट इज v स्क्वायर म्यू l बाई a y। Now you have to just put the value and you will get the answer. So delta L is equals to, delta L is basically the increment in the length. तो delta L is equals to velocity. Velocity already given है, हम सीधे सीधे value put कर लेंगे, तो this is V into mu. Mu is mass per unit length. तो mass तो हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम kg में रखेंगे बच्चों, make sure कि mass को हम kg में रखेंगे, तो this is 6 into 10⁻³ kg। लेंथ को हम मीटर में रखेंगे तो दिस इज 0.6 मीटर, एरिया मिलीमीटर में हम इसको मीटर में रखेंगे तो दिस इज 10⁻³ दिस इज 6 मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी तो बाकी सारी यूनिट प्रॉपर है। तो यहां पे लिखा v स्क्वायर, म्यू का वैल्यू है मास पर यूनिट लेंथ, तो इसको आपने लिखा m बाई l, मास पर यूनिट लेंथ म्यू, इनटू लेंथ l अपॉन a इंटू y। यहां पे देखेंगे लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, आई थिंक m बाई v स्क्वायर भी है यहां पे बच्चों, v स्क्वायर, और यहां से लेंथ कैंसिल हो गया, आई थिंक कि मास पर यूनिट लेंथ और एरिया दिया हो यंग मॉडुलस, तो डेल्टा l यदि कैलकुलेट करना चाहें आप तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, दिस वैल्यू विल बी v स्क्वायर m by ay. You have to just put the value. तो डेल्टा l इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू मास, मास इज 6 इंटू 10⁻³ 6 इंटू 10⁻³ अपॉन a, एरिया है हमारे पास 10⁻⁻6 इंटू y, y इज द यंग मॉडुलस दैट इज 16 इंटू 10⁻11, और इसको कैलकुलेट करके आपका डेल्टा। कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आप अपने समय बर्बाद कर दे कई बार, तो समय को बचाने के लिए कि मेक श्योर कि आप जो है कि समय किल ना हो, तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, मेहनत करेंगे, तो यू विल गेट इन मीटर, इट विल बी इन मीटर, तो ये हो जाएगा 0.0
0.03 इंटू 10⁻³ मीटर। ऑप्शन सारे मिलीमीटर में है, तो जो डेल्टा एल का वैल्यू आएगा दैट इज 0.03 मिलीमीटर। तो फाइनल आंसर इज ए, that is 0.03 millimeter. A is the correct one. This is the question number 10. Question number 10 के बाद question number 11 है, a uniform thin rope of length 12 मीटर। देखो जो इंफॉर्मेशन है मैं बता रहा हूं, एक यूनिफॉर्म रोप है, उसका जो लेंथ है वो है 12 मीटर, इंफॉर्मेशन 12 मीटर, एंड मास इज 6 kg। एक यहां पे मैं डायग्राम भी बना देता हूं, एक रोप है, उसका लेंथ L इज इक्वल टू 12 मीटर और मास इज इक्वल टू 6 kg। 6 kg वर्टिकली फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट से हमने ऐसे रख रखा है, एंड अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज अटैच टू इट फ्री एंड। फ्री एंड से हमने 2 kg यहां पे अटैच करके रखा हुआ है। दिस द डायग्राम कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। अ ट्रांसवर्स पल्स, अ ट्रांसवर्स शॉर्ट वेव ट्रेन ऑफ वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर इज प्रोड्यूस एट द लोअर एंड। यहां पे जो हमारा वेवलेंथ है उसका वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एट द लोअर एंड। यहां पे 6 सेंटीमीटर एट द लोअर एंड ऑफ द रोप। व्हेन इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव ट्रेन इन सेंटीमीटर व्हेन इट रीचेस द टॉप। जब यहां पे पहुंच गया तो बोल रहा है कि इसका वेवलेंथ बताइए। सो लेट्स कैलकुलेट द वेवलेंथ। ये वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखेंगे, यदि हमें वेलोसिटी मिल जाए तो वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वेव ट्रेन जा रहा है उसके लिए ये तो एप्लीकेबल होगा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो देखो न्यू तो हमारा कांस्टेंट होता है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, कांस्टेंट। तो जिस तरीके से वेलोसिटी चेंज होगा उसी तरीके से वेवलेंथ चेंज होगा। नाउ वी कैन फाइंड आउट। तो देखेंगे इसमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास वेलोसिटी है लोअर एंड पे, लोअर एंड पे जो वेलोसिटी होगा दैट इज v1 and that is equals to lower end पे velocity v is equals to root over tension by mu, टेंशन बाई मास पर यूनिट लेंथ। तो यदि यहीं पे म्यू कैलकुलेट कर देते हैं, म्यू इज इक्वल टू मास बाय लेंथ दैट इज 6/12 एंड दैट इज इक्वल टू 0.5 kg पर मीटर क्यूब, सॉरी kg पर मीटर, मास पर यूनिट लेंथ है। तो मास इज 6/12 एंड दिस इज 0.5। तो यहां पे जब आप लिखेंगे तो टेंशन, यहां पे देखो आप, टेंशन है 20, यहां लोएस्ट एंड पे जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg का, g का वैल्यू 10 लेते हैं, तो दिस इज 20। तो यहां पे जो टेंशन है दैट इज 20 mg अपॉन जो मास पर यूनिट लेंथ है दैट इज 0.5। ये रहेगा अपना v1, और v इज इक्वल टू हमें पता है v1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, दिस इज 40, दिस इज v1 इज इक्वल टू रूट 4040, ये हो गया। अच्छा, v2 कैलकुलेट करना चाहे तो v2 इज इक्वल टू रूट ओवर। अब यहां का हमें टेंशन चाहिए, तो यहां के टेंशन के लिए 2 kg तो आपने रखा ही रखा है, साथ में रोप का भी मास है 6 kg, टोटल हो गया 8 kg। तो आपने लिखा 8t डिवाइडेड बाय म्यू 0.5 एंड दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 160। ये रहा v1 और ये रहा v2। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो आपने लिखा v1 इज इक्वल टू न्यू लैम्डा 1, न्यू तो बदलने वाला है नहीं, v2 इज इक्वल टू न्यू लैम्डा 2, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो आपने देखा v1 बाई v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू v2 बाई v1, v2 बाई v1। तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू, लैम्डा 1 ऑलरेडी दिया है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दीज टू विल बी कैंसल्ड आउट। ठीक है, तो ये जाएगा 6 सेंटीमीटर इंटू, देखो v2 और v1 सेम यूनिट में है ना, तो लैम्डा 1 का जो यूनिट होगा वही लैम्डा 2 का भी यूनिट हो जाएगा। सेंटीमीटर में पूछा भी है, सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। तो v2 इज रूट 160 अपॉन v1 इज रूट 4040, और ये हो जाएगा 212। तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लें अभी आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 3 हार्मोनिक वेव हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी न्यू एंड सेम इंटेंसिटी I0, have phase angle 0 pi by 4 and minus pi by 4.
respectively, when they are superposed, the intensity of the resultant wave is close to. देखो इंटेंसिटी जब कभी भी कैलकुलेट करना है तो हमें पहले फोकस करना चाहिए एम्पलीट्यूड पे. तो सुपरपोजिशन का सीधा सीधा फंडा है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स. तो सबका इंटेंसिटी आई नॉट है तो सबका एम्पलीट्यूड भी ए होगा. सीधी बात है, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो सभी का एम्पलीट्यूड ए ही रहा होगा. तो हमने यहां पे मान लेते हैं कि इधर का एम्पलीट्यूड ए है. देखो वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेव्स वही होता है फाइनल एम्पलीट्यूड, और उसका स्क्वायर ही होगा अपना इंटेंसिटी. यही करना है हमें. तो दिस इज ए. दूसरा जो है वो पाई बाई 4 से आगे है इंटेंसिटी, तो इसका एम्पलीट्यूड ए ले लेते हैं और ये वैल्यू है पाई बाई 4. दिस इज पाई बाई 4 45 डिग्री, और ये जो वैल्यू है नीचे है माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4, और इसका भी एम्पलीट्यूड ए ही होगा. नाउ यदि हम इनके रिजल्टेंट्स की बात करें तो ए और ये दोनों ही 90 डिग्री पे हैं, इक्वल हैं, तो इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड होगा फाइनली ये हो जाएगा √2a. इधर ही होगा √2a, ए और ए का √2a. तो जो टोटल एम्पलीट्यूड होगा दैट इज एम्पलीट्यूड ए डैश मस्ट बी इक्वल्स टू a dash is equals to a plus √2a. ये हो जाएगा. दिस विल बी द फाइनल एम्पलीट्यूड. और यदि इंटेंसिटी की बात करें, इसी को स्क्वायर कर लें तो a, देखो इन्हीं का स्क्वायर बेसिकली एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो यहां पे देखेंगे इंटेंसिटी इज, ऐसे स्क्वायर ही कर लो, बल्कि स्क्वायर करके थोड़ा सा और बेहतर आप समझ पाएंगे. a डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर. यदि देखेंगे तो दिस वैल्यू इज इंटेंसिटी नया, एंड दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इज बेसिकली इंटेंसिटी प्रीवियस वन. एक्चुअली इंटेंसिटी a स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, मेक श्योर. और यहां पे जो वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस √2 का स्क्वायर, और 1 प्लस √2 का वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करें तो दिस इज 5.8. ओबियसली ये वैल्यू में से आपका 5.8 ही होगा इनका स्क्वायर होने के बाद. तो जो हमारा फाइनल इंटेंसिटी होगा दिस विल बी 5.8 I naught. This is the answer, and this is the question number 12. So 5.8, D is the correct one. D for Delhi. D is the correct one. This is the 12. क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चले. देखो 13 एक अच्छा क्वेश्चन है और इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा. 13 क्या कह रहा है? टू कोहेरेंट सोर्सेस. कोहेरेंट सोर्सेस आई थिंक आप लोग को आइडिया होगा. दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं S1 और S2. S1 एंड S2 कोहेरेंट सोर्सेस वो हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और समय के साथ जिनका फेज डिफरेंस नहीं बदलता है. तो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ सोर्स S1 एंड S2 प्रोड्यूस साउंड वेव ऑफ सेम वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 1 मीटर. इसका भी लैम्डा 1 मीटर है और इसका भी वेवलेंथ 1 मीटर, ऐसा ही बोल रहा है इसमें. देखो S1 एंड S2 प्रोड्यूस साउंड वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 1 मीटर इन फेज. मतलब एक ही फेज में है, एक ही फेज में है. S1 एंड S2 आर प्लेस्ड 1.5 मीटर अपार्ट. इनके बीच का जो डिस्टेंस है 1.5 मीटर है अपार्ट एज सीन इन द फिगर. और लिसनर लोकेटेड एट L, यहां पे एक लिसनर है डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ S2 के सामने. finds that the intensity is at a minimum when he is 2 meter away from S2. और जब ये यहां से 2 मीटर डिस्टेंस पे है तो उसको मिला कि भाई मेरी इंटेंसिटी मिनिमम हो रही है. मिनिमम इंटेंसिटी उसको मिला when it is 2 meter from the S2. The listener move away from S1. ये लिसनर जो है S1 से मूव करना, the listener move away from S1 keeping his distance from S2 fixed. S1 से दूर भाग रहा है और S2 से उसने अपना डिस्टेंस फिक्स रखा है, मतलब रेडियस में जा रहा होगा S2 को सेंटर मान करके. The adjacent maximum of intensity is observed when the listener is at a distance D. अब जब ये लिसनर D डिस्टेंस पे पहुंच गया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? The maximum of intensity is observed. यहां पे उसे मैक्सिमम मिला है, वहां पे उसको मैक्सिमम मिला और L पे उसको मिनिमम मिला है, मिनिमम. ठीक है. S1 देन द D पूछ रहा. देखो इसको मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूं थोड़ा बेहतर तरीके से. इनके बीच का जो डिस्टेंस है, देखो ये देखने में जितना मुश्किल है, सॉल्व करना जाओगे या फिर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो उतना ही आसान है. इनके बीच का डिस्टेंस दिया 1.5 और ये सोर्स S2 है
और ये सोर्स S1, और यहां पे ये बोल रहा है कि ये पॉइंट L है जो कि 2 मीटर के डिस्टेंस पे, दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर। अब देखो, और ये जो डिस्टेंस होगा यहां से शुरू में कुछ डिस्टेंस है भाई, ये दिया नहीं है, ये 1.5 है, ये 2 है, तो ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस से, और ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी, इसको आप पाइथागोरस से कैलकुलेट करें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एंड दिस डिस्टेंस इज 2.5 मीटर आएगा। 2.5 हो गया। देखो अब दोनों सोर्सेस का वेवलेंथ भी पक्का है कि इसका वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 1 मीटर आता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 मीटर। अब देखो पहले तो हम पाथ डिफरेंस की बात करेंगे। देखो जब कभी भी पाथ डिफरेंस 0 होता है तो मैक्सिमम, पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो भी मैक्सिमम, 2 लैम्डा होता है तो फिर से मैक्सिमम। यही हमारा सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस का जो स्ट्रेटेजी है, ये बेसिकली आप बोल सकते हो इंटरफेरेंस जो होते हैं वो मैक्सिमा या मिनिमा जो होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। यदि उनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा है तो मैक्सिमम, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, ये तो मिनिमा होगा। तो अभी क्या है, देखो यहां से वेवलेंथ लैम्डा निकला, यहां से वेवलेंथ लैम्डा निकला, ये जो डिस्टेंस है 2.5 मीटर, ये जो डिस्टेंस है 2 मीटर, तो पाथ डिफरेंस जो है यहां के लिए फॉर एल के लिए पाथ डिफरेंस आया 0.5, एल के लिए पाथ डिफरेंस 0.5 आया, मतलब एल पे फर्स्ट मिनिमा मिला है, क्योंकि पहला मिनिमा लैम्डा बाई 2 पे ही मिलता है, अगला मिनिमा 3 लैम्डा बाई 2 पे मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब ये यहां से इधर चलना स्टार्ट किया, कीपिंग दिस डिस्टेंस फिक्स्ड, मतलब ये तो 2 मीटर ही रखा, तो उसको एडजेसेंट मैक्सिमा मिला है। तो देखो जो ही फर्स्ट मिनिमा मिला उसके बाद जस्ट उसे फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। फर्स्ट मिनिमा जो पाथ लेंथ है वो है पाथ लेंथ, पाथ डिफरेंस, बेसिकली पाथ डिफरेंस वो 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर मतलब लैम्डा बाई 2, तो और यहां पे मिला है हमें फर्स्ट मिनिमा, और फर्स्ट मैक्सिमा जो मिलेगा दैट इज पाथ डिफरेंस शुड बी लैम्डा, लैम्डा होगा तो सुपरपोजिशन होगा और हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये पूछ रहा है, तो ये तो 2 है, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो पूरा का पूरा डिस्टेंस 3 होगा। यदि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 3 होगा तो ही तो पाथ डिफरेंस 1 हो जाएगा, दैट शुड बी द लैम्डा 1 मीटर, पाथ डिफरेंस 1 मीटर। ज्योमेट्री से सॉल्व करने बैठोगे तो ये नहीं होने वाला ना, तो पाथ डिफरेंस शुड बी 1 मीटर होना चाहिए, इसका मतलब दिस डिस्टेंस शुड बी 3 मीटर, बी इज द करेक्ट वन। काफी आसान था, जितना मुश्किल ये देखने में लग रहा है उतना ही आसान है यदि आप इसको सॉल्व करने बैठे तो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। एज्यूम दैट द displacements of air is proportional to the pressure difference delta P created by the sound wave displacement S. Further depends on the, ये सारी वैल्यू हमें पता है, डोंट वरी, क्योंकि हमें पता है कि रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, इस क्वेश्चन को यदि आप पढ़ें तो सारा इंफॉर्मेशन दिया है और बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और प्रेशर एम्पलीट्यूड में रिलेशन होता है। बिल्कुल ठीक बात है, प्रेशर एम्पलीट्यूड डेल्टा पी इज इक्वल टू बी के एस नॉट, और इसको याद रखने का जो तरीका है वो हम ऐसे याद रखते हैं, प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू बकवास बी के एस, बकवास ऐसे याद रहेगा, बी के एस, दैट इज दिस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में जो रिलेशन है दैट इज द बकवास रिलेशन, हमें पता है। तो आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन दिया है उन सभी इंफॉर्मेशन को हम इसमें रखेंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट विल बी द of air proportional to this one, the speed is this one, density is this one, then S will be of the order of, तो S का वैल्यू पूछ रहा है कि S का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो S मतलब हमें S नॉट चाहिए, तो S नॉट कैन बी रिटेन एज, S नॉट की जगह पे आप रखो तो ये हो जाएगा, एक काम करते हैं
सारे वैल्यूज को पहले इन्हीं के फॉर्मेट में रखने की कोशिश करते हैं और लास्ट में हम एस नॉट को एक साइड कर लेंगे। तो डेल्टा पी, दैट इज द डेल्टा पी इज बेसिकली प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड दिस इक्वल्स टू बी। बी यदि आप याद करें तो वेलोसिटी, देखो बल्क मॉडुलस इसमें नहीं दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो हम इसे वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे। v इज इक्वल्स टू रूट ओवर बी बाई रो। तो यहां से b इज इक्वल्स टू हो जाएगा v स्क्वायर इंटू रो। तो b को हम रिप्लेस करेंगे और b के जगह पे हम रखेंगे v स्क्वायर इंटू रो, और क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। और यहां से k का वैल्यू इसमें नहीं दिया है, तो k को भी हम चेंज करेंगे। k इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा बाई v, k इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई v। तो ओमेगा भी इसमें नहीं दिया है, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ओमेगा को हम इसी में रख देंगे 2 पाई न्यू बाई v। तो हमने यहां पे चेंज किया, k का वैल्यू रखा 2 पाई न्यू बाई v। v इज द वेलोसिटी, एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, k का वैल्यू हो गया और ये हो गया s नॉट। वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द s। तो s को यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा p, और v से v कैंसिल हो गया, इसको हटा ही लेते हैं। डेल्टा p बाई, अब डिनोमिनेटर में यदि आप देखें तो ये हो जाएगा एक v नीचे आएगा, रो इंटू 2 पाई न्यू, एंड दिस इज द आंसर। इसको आपको कैलकुलेट करना था ड्यूरिंग द एग्जाम, और आप कैलकुलेट करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ये हो जाएगा डेल्टा पी। देखो इसमें वैल्यू दिया है, डेल्टा पी इज अप्रोक्सीमेटली 10 पास्कल। दिस इज द 10 पास्कल, तो आपने लिखा 10, सीधा सीधा 10 पास्कल अपॉन वेलोसिटी देखेंगे तो 300 मीटर पर सेकंड, दिस इज 300, और डेंसिटी का वैल्यू 1 दिया है तो हम 1 रखेंगे, और 2 का वैल्यू हमने 2 रखा, पाई का वैल्यू 3.14, और जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1000, दिस इज 1000। और ये जब आप सॉल्व करते हैं तो इसका जो ऑर्डर आता है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3/100 मिलीमीटर का ऑर्डर में आएगा। दिस विल बी द आंसर। सो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, बी इज द करेक्ट वन, बी इज द करेक्ट वन। यहां से आप सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट दिस आंसर, इस ऑर्डर में ये आएगा। और बेसिकली देखिए डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर एम्पलीट्यूड को याद रखने का जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो ऐसे याद रखेंगे, प्रेशर एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू बकवास, दैट इज द bulk modulus, k is the wave number and s naught is the displacement amplitude as usual. Yes, this is the question number 14. क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। 15 है, two identical string x and z made of same material have tension tx and tz in them। देखो x है, ये है z, आई थिंक z, x and z made of the same material है, और इसमें टेंशन है tx और इसमें टेंशन है tz। इन इफ देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 450 हर्ट्ज एंड 300, इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है 300 हर्ट्ज, ये भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। देन द रेशियो ऑफ tx बाई t इज, देखो ये क्वेश्चन आसान है, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। देखो पहले वाले के लिए यदि आप कैलकुलेट करना चाहो तो हमारा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले वाले के लिए फर्स्ट वन दैट इज इक्वल टू रूट ओवर, देखो फोर्स, देखो ऐसे होता है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, आप लोग को याद हो, देखो इसमें ये नहीं दिया हुआ कि बोथ एंड फिक्स्ड या फ्री, तो आप ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी लेकर के सॉल्व करें फर्क नहीं पड़ता। और इसमें हम मान लीजिए कि बोथ एंड फिक्स लेकर के सॉल्व कर रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, तो न्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L। आप चाहें तो यहाँ पे 1/4L लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 एंड फ्री 1 एंड फिक्स करके। तो हम कर रहे हैं न्यू इज इक्वल्स टू 1/2L रूट ओवर tx बाई f बाई म्यू। म्यू तो सबका सेम ही है क्योंकि मेड ऑफ सेम मटेरियल। उसी ये पहला फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट 1 लेते, इसको डैश ले लेते हैं, और दूसरा है न्यू नॉट डैश इज इक्वल टू 1/2L, दूसरा वाला भी उसी तरीके से है, ठीक है। आइडेंटिकल स्ट्रिंग, आइडेंटिकल है मतलब दोनों का लेंथ सेम होगा, और रूट ओवर tz बाई म्यू, दोनों को डिवाइड कर दो। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि tx बाई tz चाहिए, तो tx बाई tz के लिए हमें डिवाइड करना होगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा v नॉट बाई सॉरी न्यू नॉट, दैट द फ्रीक्वेंसी वैल्यू ही रख लेते हैं 450 बाई न्यू डैश इज 300, दैट इज इक्वल टू 1/2L से 1/2L कैंसिल, और यहां पे आप देखेंगे तो रूट ओवर हो जाएगा tx बाई
TZ। यहां से कट कुट करते हैं हम इसको, दिस इज 30, दिस इज 3 से यदि कट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9 हो रहा है ना, नहीं 3 से यदि कट करेंगे ये तो 15, ठीक है, और 5 से भी कट हो जाएगा, 5 2 3, 3/2। इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो 9/4। तो यहां पे आपने लिखा TX/TZ, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, सो दिस इज 9/4, दिस द आंसर। अच्छा, अब 9/4 इसमें नहीं है, तो हम यदि कैलकुलेट करना चाहें तो दिस इज B सीधे सीधे दिख रहा है, 9/4 2 टाइम्स से ज्यादा होना चाहिए, B इज द करेक्ट वन। तो जो फाइनल आंसर आएगा दिस इज 2.25, दिस द आंसर। दिस इज द रेशियो ऑफ बोथ द टेंशंस, दोनों टेंशंस जो होंगे उनका जो रेशियो होगा, दिस शुड बी द रेशियो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। Question number 16, a wire of length L and a mass per unit length is, इसको हम देखते हैं, just a second, yes, अभी समय है हमारे पास, कंटिन्यू करते हैं, yes, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। A wire of length L and mass per unit length is 6 × 10⁻³ kg per meter। तो इसमें जो a wire of length L दिया है और mass per unit length इतना दिया है, इस put under tension of this much Newton, 2 consecutive frequencies that is resonate at R this much and this much, then the length L in meter is। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बच्चे इसको सॉल्व करने में मिस्टेक कर जाते हैं, तो इसको कैसे करना है, तो लेंथ दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ दिया है, म्यू इज इक्वल टू दिया है, म्यू इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ kg पर मीटर, और लेंथ पूछ रहा है, और टेंशन का जो वैल्यू है T इज इक्वल टू 540 न्यूटन। तो देखो इसको कैसे करना चाहिए, हमारे पास मान लीजिए कि nth फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशन है और बोथ एंड फिक्स्ड, यदि हम मान के करें वायर ऑफ लेंथ L के लिए, तो यदि आप ध्यान दें तो ये हो जाएगा nth के लिए n V/2 टाइम्स ऑफ 2L, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज इक्वल्स टू, ये है 420 हर्ट्ज, दिस इज 420 हर्ट्ज। दूसरा, जब आप इसको नेक्स्ट कंजिक्यूटिव हार्मोनिक में आप ले गए तो ये हो जाएगा n+1 V/2L। V का वैल्यू हम लास्ट में रख लेंगे, V का वैल्यू यदि आपको याद होगा तो V इज √f/μ होता है, ठीक है ना, इसका वैल्यू हम लास्ट में रख लेंगे, और ये हो जाएगा, इसका वैल्यू दिया 490। देखो इसको आप सॉल्व करने जाओ, n को एलिमिनेट करने जाओ, इससे सबसे आसान तरीका है कंजिक्यूटिव के केस में कि हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो दिस माइनस दिस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो इसमें n V/2L ऑलरेडी है, हमारे पास बच गया V/2L, सीधे सीधे यहां V/2L बचा, क्योंकि n V/2L कैंसिल। अच्छा, 490 - 420 ये कितना हो जाएगा, दिस इज 070, दिस इज 70, ये आ गया। अब हमें चाहिए L, तो फ्रॉम, ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा था, अब यहां से L यदि कैलकुलेट करना चाहें तो L इज इक्वल्स टू V/70, V/7070। तो V का वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, V इज इक्वल्स टू √f/μ। f का वैल्यू दिया हुआ है, f इज 540 न्यूटन, दिस इक्वल्स टू √540 न्यूटन अपॉन जो म्यू का वैल्यू दिया है वो भी केजी में, केजी पर मीटर में दिया, तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है, 6 × 10⁻³ और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारी वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर लेंगे, और वेलोसिटी का जो ये वैल्यू है इसमें रखेंगे तो हमारा जो फाइनल लेंथ आएगा दिस इक्वल्स टू 1/70 × इसको आप कट करें तो कैंसिल हो जाएगा, और 3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और दिस इज 90000, उसमें से बाहर आएगा 300, कुछ ऐसा हो जाएगा, यस, into 40। तो जो फाइनल आपका जो L का वैल्यू आ जाएगा आप कैलकुलेट करेंगे, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.14 मीटर के आसपास आएगा। दिस वन इज V/2L, V/2L यहां पे, यस, यहां पे ये जो वैल्यू होगा V/2L होगा, तो दिस इज 2 × 70, यस। यहां पे देखेंगे तो लेंथ जो होगा V/2L है ना,
तो v के नीचे 70, तो दिस इज 2 into 70, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस वैल्यू इज 2.14 मीटर के आसपास आएगा, एंड द करेक्ट आंसर इज बी 2.14. 2.4. दिस इज क्वेश्चन नंबर 16. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. 17 ये रहा. फॉर अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग along a straight line, the distance between two peaks crest is 5 मीटर. देखेंगे किसी भी दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस है, जरूरी नहीं कि कंजिक्यूटिव बोला हो, किसी भी क्रेस्ट, तो बेसिकली इनके बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर. किसी भी कंजिक्यूटिव डिस्टेंस की बात कर रहा है, मतलब n1 लैम्डा इज इक्वल टू 5. तो यदि मैं, या फिर n लैम्डा इज इक्वल टू 5 आप लिखना चाहें, तो n लैम्डा इज इक्वल टू 5, तो लैम्डा के जो पॉसिबल वैल्यूज होंगे वो हो जाएगा 5/n. n मस्ट बी एन इंटीजर, तो ये जो पॉसिबल वैल्यू होंगे या तो 5 होगा, या 5/1, 5/2, 5/3, ये सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं. 5/4, 5/5, चाहे तो आप ना लिखें यदि आप चालाक बच्चे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं. 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16 एंड सो ऑन. दूसरे वाले के लिए लिखें. देखो किसी भी दो क्रेस्ट या किसी भी दो ट्रफ के बीच का तो ये डिस्टेंस रहा, लेकिन आगे बोल रहा है while the distance between any one crest and one trough. One crest and one trough means 2n minus 1 into lambda by 2. किसी भी एक क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच का ये डिस्टेंस होता है, और ये वैल्यू बोल रहा है कि ये वैल्यू है 1.5. तो यहां से यदि आप देखें तो लैम्डा का जो यहां से पॉसिबल वैल्यू जा रहा है 3/2n minus 1. तो यहां से जो पॉसिबल लैम्डा के वैल्यूज आ जाएंगे, यदि हम 1 रखें तो 2 - 1 इज 1, 3. दूसरा 3/1 रख लो आप चाहो तो, कॉमा नेक्स्ट वन जो यहां पे आपका आएगा n इज इक्वल टू 2 रखें तो 2 into 2, 4 - 1, 3, 3/3. अगला रखें तो 3/, दिस वन इज 3/3 रखें तो 3 into 2, 6 - 1, 5 एंड सो ऑन. तो अगला हो जाएगा 3/7 एंड सो ऑन. इस तरह देखो जो कॉमन है वो हम लेने वाले हैं. तो देखो 3/1, 3/3, 3/3 यदि आप देखें तो 1 आ रहा है, और यहां पे भी 5/5 जो है वो 1 आ रहा है. मतलब एक तो हमारा वेवलेंथ 1 होगा ही होगा, तो या तो फर्स्ट वन करेक्ट है, सेकेंड और फोर्थ वन करेक्ट हो सकता है, ये तो अब सही नहीं होने वाला. दूसरा जो वेवलेंथ हमें मिला है वो यहां पे, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं और कौन कौन सा पॉसिबल है. 3/7, उसके बाद से 3/9. 3/9 इज बेसिकली 1/3. 1/3 होगा, उससे पहले हमें कोई और नहीं मिल रहा, राइट. 3/9, 3/9 इज बेसिकली 1/3. इसमें अभी देखेंगे तो 1/3 हमें यहां पे मिल रहा है, 1/3, 1/3. ठीक है. तो यदि 1/3 की बात करें तो 1/1, पहला हमें मिला 1/1, दूसरा मिला हमें 1/3. तो देखो 1/3 दूसरा कहीं दिख नहीं रहा है, डी इज द करेक्ट वन, तो हम सीधे सीधे डी पे चलेंगे, और आई थिंक डी इज द करेक्ट वन. 1/1, 1/3, 1/5, ये सारे वैल्यूज हमें बारी बारी से मिलेंगे. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17. इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे. बाकी चाहे तो आप इसको ना लिखो, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 18 पे चले. 18 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे. इन अ रेजोनेंस ट्यूब experiment, when the tube is filled with water up to a height of 17 centimeter from the bottom. मतलब एक ट्यूब है, उसको हमने कुछ हाइट तक भर के रखा हुआ है. मान लेते हैं कि यहां तक ऑलरेडी ट्यूब में पानी है. ठीक है, यहां तक ये एक्सपेरिमेंट में, और ये ट्यूब है. ठीक है, यहां पे इस तरीके का सिनेरियो है, और बोला कि 17 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम. तो इस हाइट को हमने मान लिया कि 17 सेंटीमीटर, मतलब h1 लेट से, इस हाइट को हमने h1 मान लिया. When the water level is raised, the next resonance,
देखो यहाँ पे 70 फ्रॉम द बॉटम इज रिजोनेंट विथ अ गिवन ट्यूनिंग फोक, कोई एक ट्यूनिंग फोक है जिसके साथ इसका रिजोनेंस है. व्हेन द वाटर लेवल इज रेज द नेक्स्ट रिजोनेंस विद द सेम ट्यूनिंग फोक अकर एट अ हाइट ऑफ 24.5. मतलब एक डिफरेंट हाइट है. जब हमने यहां तक भर दिया तो उसके बाद से हमारे पास एक डिफरेंट हाइट पे भी फिर से हमें एक ट्यूनिंग फोक से हमें फ्रीक्वेंसी मिली अप टू हाइट. लेट्स से दिस इज H2 ले लेते हैं हम. हाइट इज H2. इस तरीके से रहा. When the water level is raised, the next resonance with a 24.5 centimeter. If the velocity of sound in the air is the tuning fork frequencies. देखो दोनों ही केसेस में ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है. तो क्या करेंगे, हमारे पास है यदि फंडामेंटल की बात करें या फिर 1 by 1 की बात करें तो ये हो जाएगा टोटल लेंथ. यदि लिख लें हम पूरा का पूरा लेंथ लिखें, यदि लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो ये जो लेंथ ऑफ द ट्यूब हो जाएगा दैट इज लेट्स से फ्रॉम द टॉप यहां से यहां तक का जो लेंथ ऑफ द ट्यूब होगा लेट्स से L. और यदि मैं L माइनस H1 कर दूं, L माइनस H1, तो ये हाइट मिलेगा हमें शुरू में. और L माइनस H2 कर दूं तो हमें फिर ये हाइट मिल जाएगा H1 H2. और दोनों के डिफरेंस की बात करें तो यहां पे हमें एक हाइट मिलेगा दैट इज लेट्स से H. H इज द हाइट डिफरेंस. अब देखेंगे L माइनस H1 किसके बराबर होगा, L माइनस H1. तो ये है पूरा का पूरा लेंथ L और इसमें से H1 आपने सबट्रैक्ट कर दिया तो ये हाइट में ये एक फ्रीक्वेंसी में जा रहा है तो n लैम्डा बाई 2. तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं कि n लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4. देखो वन एंड फिक्स्ड है तो जो वेरिएशन होगा मान लेते हैं कि nth हार्मोनिक या कोई सा भी हो रहा है तो लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 इसी के सीक्वेंस में चलना है इसको. तो दिस वैल्यू इज n लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4. वन एंड फिक्स वन एंड फ्री में. दूसरे वाले के लिए यदि हम बात करें यहां से तो ये हो जाएगा L माइनस H2. ये टोटल लेंथ L है, L माइनस H2. तो ये लेंथ हमारा ऊपर का बचा और इसमें फिर से ये एक फ्रीक्वेंसी कर रहा है तो L माइनस H2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा n माइनस 1th. जस्ट प्रीवियस फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4. ये बनेगा इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए इतना बनेगा, राइट. अब इन दोनों को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं सीधे सीधे. तो यहां से H1 माइनस H2 करें तो जो ज्यादा हो तो H2 हो जाएगा दिस माइनस दिस. तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू, यहां पे देखेंगे तो n लैम्डा बाई 2 n लैम्डा बाई 2 कैंसिल. यहां पे केवल बचेगा लैम्डा बाई 2. दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2. अब क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ द वेलोसिटी इज दिस मच देन द ट्यूनिंग फोक, देन हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है. तो यहां से हमें वेवलेंथ मिल गया लैम्डा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ H1 माइनस H2. और H1 H2 दोनों वैल्यू हमारे पास है. H1 इज 24.5 और माइनस 17 कितना हो गया 24. H1 इज 17. बेसिकली मॉड ले लेते हैं, बेसिकली हमें हाई H2 माइनस H1 ही है, H2 माइनस H1 ही है. तो ये हो जाएगा 24.5 माइनस 17 और इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 7.5 इंटू 2 तो 2 इंटू 7.5 ये आ जाएगा. तो लैम्डा जो फाइनल आया 15 मीटर. यदि मीटर में दिया है तो मीटर में आ गया कि सेंटीमीटर में है. दिस वैल्यू इज सेंटीमीटर. तो दिस मच सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट हम सेंटीमीटर में ही लेके चल रहे हैं तो दिस लैम्डा इज 15 सेंटीमीटर. अब देखेंगे क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. तो हमारे पास है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू v बाई लैम्डा. वेलोसिटी दिया है 330 अपॉन लैम्डा हमने अभी कैलकुलेट किया 15 सेंटीमीटर. तो आपने लिखा 15 और सेंटीमीटर के लिखे को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो दिस इज इंटू 10⁻⁻2. और इसको यदि कैलकुलेट करें तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी आएगी दिस फ्रीक्वेंसी इज 2200 C. C is the correct one.
दिस इज 2200 हर्ट्ज, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ये है क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यदि आपने देखा है तो 2200। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चले। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 और 19 इवनिंग और मॉर्निंग स्लॉट और इवनिंग स्लॉट दोनों ही स्लॉट में पूछे गए थे, इसलिए दो बार लिखे गए हैं 2200। दिस इज द सेम क्वेश्चन, दोनों ही स्लॉट में JEE मेंस 2020 का क्वेश्चन है, और ये भी JEE मेंस 2020 का क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो हम 19 में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चले। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है a stationary observer receives sound from two identical tuning fork, one of which approaches and other one recedes with the same speed। तो देखो एक हमारे पास ऑब्जर्वर है और दो ट्यूनिंग फोक है। एक ट्यूनिंग फोक यहां से उसकी तरफ आ रहा है और दूसरा उससे दूर जा रहा है, sit with the same speed, ये दोनों का स्पीड है much less than the speed of sound। okay, the observer hears two beats, the oscillation frequency of each tuning fork is 1400। इसका ये मान लेते हैं कि दूर जा रहा है और ये मान लें कि इसके नजदीक आ रहा है, इस तरीके का सिचुएशन है। और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है दिस इज इक्वल टू 1400 और 2 बीट पर सेकंड के हिसाब से ऑब्जर्वर सुना। एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज दिस मच, द स्पीड ऑफ ईच ट्यूनिंग फोक इज क्लोज टू। तो स्पीड बताना है, दोनों का स्पीड सेम दिया है, मान लेते हैं कि इसका स्पीड है u और इसका भी स्पीड है u। तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है, ये इसके पास जा रहा है और ये इससे दूर जा रहा है, तो पहले वाले के लिए यदि हम f कैलकुलेट करना चाहें, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहें, इसके लिए फर्स्ट वन फ्रीक्वेंसी के लिए, तो ये हो जाएगा दिस द सोर्स दूर जा रहा है, तो ये हो जाएगा v बाई v माइनस u, ये हो जाएगा। और ये नजदीक आ रहा है तो f2 जो होगा ये हो जाएगा, ये नजदीक आ रहा है तो आपने लिखा होगा v प्लस, यहां पे प्लस होगा, ये दूर जा रहा है तो v प्लस u होगा। ये दूर जा रहा है ना, सोर्स दूर जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है तो v प्लस u होगा। और ये नजदीक आ रहा है तो सोर्स नजदीक आ रहा है, सोर्स इज नजदीक आ रहा है, तो इन दैट सिचुएशन ये f2 जो हो जाएगा v अपॉन सोर्स नजदीक आ रहा है तो ये हो जाएगा v माइनस u दूसरे वाले के लिए। इन बोथ द सिचुएशन, इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है कि 2 आना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 आना चाहिए। और इसमें फ्रीक्वेंसी जो है हम f0 भी रखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा f1 माइनस f2 वो लिखेंगे, लिखने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ये एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। बेसिकली बोल रहा है ये कि JEE मेंस में आप अपीयर करते समय इस क्वेश्चन को छोड़ दें, ऐसा बोल रहा है, क्योंकि ये कैलकुलेशन एक बड़ा कैलकुलेशन होने जा रहा है। इस बड़े कैलकुलेशन को यदि आप देखेंगे, बड़े कैलकुलेशन होने जा रहा है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। और f1 माइनस f2 दोनों का डिफरेंस करेंगे तो दिस डिफरेंस इज गिवन दैट दिस 2 बीट्स पर सेकंड, तो इसको 2 किया और यहां पे दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो ये हो जाएगा v बाई v प्लस u माइनस ये हो जाएगा v बाई v माइनस u, ये हो जाएगा। और आपने कॉमन ले लिया, मान लेते हैं कि f0 को कॉमन ले लिया। अब देखेंगे दोनों ही सिचुएशंस में ज्यादा माइनस कम करना था तो बेसिकली दिस माइनस दिस लिखना है, दिस माइनस दिस करना है। बेसिकली दिस विच वन इज मोर, दिस वन इज मोर, ये ज्यादा है, सेकंड वैल्यू इज मोर, तो दिस माइनस दिस करना था तो दिस माइनस दिस, ज्यादा माइनस कम, वाई दिस इज ज्यादा, डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो ज्यादा माइनस कम करना था। इसको सॉल्व करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आई थिंक क्वाड्रेटिक बनेगा, यस आप सॉल्व करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपका जो फाइनल वैल्यू आएगा दैट इज द स्पीड का क्लोज टू दैट u का वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, क्वाड्रेटिक अच्छा सा क्वाड्रेटिक बनता है, ऐसा नहीं बहुत खराब बनेगा, अच्छा क्वाड्रेटिक बनता है। और उस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा u इज इक्वल टू दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 मीटर पर सेकंड आता है। सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि मेरी तरफ आप भी आंसर लिख लें, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है तो मुझे पता है कि दिस वैल्यू इज
1/4। आप इसको सॉल्व करें, मेहनत करें। यदि आप जेडब्ल्यू मेंस में होते तो उस समय शायद मेहनत करते आप, ठीक है। तो एटलीस्ट एक बार कोशिश करना है। तो इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ यस क्वेश्चन तो कर सकते हैं। यदि लास्ट में समय बचता तो डेफिनेटली आई विल अटेम्प्ट, लेकिन मेक श्योर कि ऐसे क्वेश्चन को हम लास्ट में ही अटेम्प्ट करें टू अवॉइड एनी लॉस। क्योंकि क्या है कि कई बार मुश्किल क्वेश्चंस आप कैलकुलेशन में फंसे रहते हैं और उस चक्कर में आसान आसान क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। इस लास्ट के क्वेश्चन को इसको मार्क फॉर रिव्यू रख लो, बाद में सॉल्व करेंगे ऐसा सोच करके उसको मार्क करके क्योंकि ये सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा नहीं मुश्किल है। लेकिन समय रहे तो उससे बढ़िया जो आसान आसान क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, देयर इज नो कैलकुलेशन, कम से कम सारे क्वेश्चन तो एक बार रीड करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे फंसेंगे नहीं कि इसे मुश्किल क्वेश्चन में। ये क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, मेहनत करेंगे, फाइनली यू विल गेट द आंसर। लेकिन हम मेक श्योर कि इसको लास्ट में ही अटेंड करें, ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। द ड्राइवर ऑफ अ बस अप्रोचिंग अ बिग वॉल नोटिस दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज बस हॉर्न चेंजेस फ्रॉम 420 हर्ट्ज टू 490। देखो एक बस है, इधर जा रहा है, सामने एक वॉल है और वॉल से साउंड टकरा कर वापस आया। इसने जो भेजा वो 420 हर्ट्ज भेजा, लेकिन जब उसे रिसीव हुआ तो ये मुझे 490 हर्ट्ज से रिसीव हुआ। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक चीज मानना पड़ेगा कि सोर्स भी मोशन में है और ऑब्जर्वर भी मोशन में है, और दोनों ही एक दूसरे के पास जा रहा है। क्योंकि ये जब टकरा के ही वापस आ रहा है तो सोर्स तो वही है, ऑब्जर्वर, दोनों एक ही दूसरे के पास में ही आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है बेसिकली न्यू, दैट इज इक्वल टू v प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन v माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ये हो जाएगा क्योंकि दोनों ही बेसिकली एक दूसरे के नजदीक जा रहे हैं। यदि आप ध्यान से देखो तो ऐसे सिचुएशन में यही करना है हमें, इनटू न्यू नॉट। जो भी वैल्यू है यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। न्यू का वैल्यू दिया हुआ है, दैट वैल्यू इज 490 हो गया है, 490, एंड दिस वेलोसिटी दिया हुआ है 330 प्लस न्यू नॉट दिया, व्हाट इज द न्यू नॉट, सॉरी वी नॉट, वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ बस। यही पूछ रहा है क्या इसमें, वेलोसिटी ऑफ बस ही पूछ रहा है। तो इसको हम ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बस और वेलोसिटी ऑफ सोर्स दोनों ही सेम है, यू ले लो इसको, अपॉन 330 माइनस यू ले लो, दोनों ही सेम ही है ना, वो उसी में बैठा हुआ है, इनटू दिस वैल्यू इज 420, दिस वैल्यू इज 420। जीरो से जीरो खत्म। आप सॉल्व करें, मेहनत करें, मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो जो बेसिकली वी आर इंटरेस्ट टू फाइंड आउट, यू करना है सॉल्व, करना है सॉल्व, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 91। मेक श्योर कि आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। उस मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में करना होगा। 25.38 आंसर आएगा आपका। मेक श्योर यूनिट देखे 25.48 आएगा, 25.48, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है। यू हैव टू कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर सेकंड। यूनिट का विशेष ध्यान दें। ये दूसरी बार सेम सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है, मैं आगे एक और क्वेश्चन इसी तरीके से डिस्कस करूंगा, उसमें भी यूनिट चेंज करके किलोमीटर पर आवर में ही दिया हुआ है। तो मेक श्योर कि आप इसको किलोमीटर पर आवर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 25, बेसिकली किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे, 25.48 मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम 5/18 से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते थे, अब 18/5 से हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये वैल्यू आपका आ जाएगा u इज इक्वल टू 91 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। सिमिलरली अब हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 21, ये वही क्वेश्चंस हैं जो एक बार पूछे गए हैं। बेसिकली मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट में एक ही टाइम पे ये पूछे हुए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर ए ये करेक्ट आंसर होगा। सेम एग्जाम में कई बार आ जाते हैं क्वेश्चंस, दोनों ही दो अलग अलग स्लॉट्स में। सो आई थिंक अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 21 इज एज सेम एज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 एक ही है। इसमें बस इस बेसिकली आपका जो फाइनल आंसर आया वो फाइनल आंसर मीटर पर सेकंड में आया था, आपने उसको किलोमीटर पर सेकंड में पर आवर में कन्वर्ट किया था। यस। क्वेश्चन नंबर 23 है,
A driver in a car approaching a vertical wall noticed that the frequency of his car horn has changed from 440 to 480 hertz. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन अभी अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है. दिस इज JEE मेंस 2020 का क्वेश्चन है. देखेंगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ये एक कार है, कार का ड्राइवर है, और ये वर्टिकल, और नोटिस दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कार हॉर्न चेंज फ्रॉम, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 440 हर्ट्ज है, और जब इसको रिसीव हुआ तो उस समय 480 हर्ट्ज से रिसीव हुआ एक वर्टिकल वॉल से टकराने के बाद. ओके, when it goes reflected from the wall, if the speed of sound is 345 meter per second, then the speed of the car is, let's say speed of the car is u. तो आपने लिखा, सीधे सीधे आप क्या लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं हम इसको. सीधे सीधे जब आप लिखेंगे इसमें फॉर्मूले की बात करें यदि हम, तो यहां पे थोड़ा सा हम देखेंगे, इसमें लिख लेते हैं. तो ध्यान देगा, यदि मैं फॉर्मूले की बात करूं तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. और देखो दोनों ही केसेस में आप सोर्स भी आप हो, ऑब्जर्वर भी आप हो, बेसिकली सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 22 एंड 21 बोथ. तो बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है. तो ये हो जाएगा प्लस वेलोसिटी ऑफ, यहां पे आप ऑब्जर्वर लिखेंगे जो कि u ही है और वही सोर्स भी है, अपॉन v माइनस u, एंड दिस इज न्यू नॉट. ये है फॉर्मूला. ऊपर बेसिकली आपका सोर्स, ऊपर बेसिकली आपका ऑब्जर्वर है और नीचे आपका सोर्स है, और दोनों ही एक दूसरे के पास पहुंच रहे हैं. तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया है 480. तो आपने लिखा 480 इज इक्वल टू v, वेलोसिटी इज 345 प्लस u हमें पता करना है, अपॉन दिस वेलोसिटी इज 345 माइनस u इनटू न्यू नॉट. न्यू नॉट जो है 440 दिया हुआ है, 440. इससे कैंसिल हुआ, 4 वगैरह से कट करेंगे, मेहनत करेंगे, सॉल्व करेंगे, और आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 23 का, वो मीटर पर सेकंड में आएगा. मेक श्योर ये जो वैल्यू आएंगे वो मीटर पर सेकंड में आएंगे, और उस मीटर पर सेकंड को आपको हर बार किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा. इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड को आप कन्वर्ट करेंगे सो इस विल बी 36 किलोमीटर पर आवर ए. मेक श्योर कि आप इसको सॉल्व करें, आपको u का वैल्यू मिलेगा मीटर पर सेकंड से, और इसको आप कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर. दिस शुड बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे चले. सो दिस द क्वेश्चन नंबर 24. अ साउंड, देखेंगे ये जो डायग्राम है वो ऐसा है कुछ गिवन डायग्राम. A sound source S is moving along a straight track with speed v, and is emitted sound with the frequency nu naught, see in the figure. An observer is standing at the finite distance at a point O from the track. ये रहा ट्रैक, और ट्रैक से O पॉइंट पे जो कि फाइनाइट डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर है. द टाइम variation of frequency heard by the observer is best represented by T naught represents the instant when the distance between the source and the observer is minimum. Okay, तो ध्यान देंगे, जब मिनिमम होगा तो मतलब यहां पे आ गया, तो देखो भाई जब ये यहां पे आ जाएगा तो इसका जो रिलेटिव मोशन है इसके साथ नहीं होगा, तो ऑब्वियसली यहां पे जब पहुंचा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो सोर्स की होगी वही एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी उसको फील होने वाली है. तो दैट इज न्यू नॉट. तो देखो पहला वाला तो नहीं होगा क्योंकि उसी समय उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होनी चाहिए थी. सी वाला भी नहीं होगा क्योंकि टी नॉट पे उसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी. अब बात फंस जाती है बी और डी में कि बी होगा या डी होगा, क्योंकि दोनों ही जगह पे जब टी नॉट है तो फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर ऐसे दिख रहा है. अब देखो जब ये यहां पे अप्रोच होगा, यदि ये ऑब्जर्वर इसी पाथ पे होता तो बी हो सकता था क्योंकि सेपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसी पाथ पे नहीं है, इधर है. तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, मान लेते हैं थीटा है, तो ये हो जाएगा u cos थीटा. तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा पॉइंट ओ की तरफ, वो u cos थीटा से वैरी करेगा. तो आपका जो ग्राफ होगा वो साइनसोइडल नेचर का होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता. हाँ, यदि ये इसी ट्रैक पे होता तो स्ट्रेट लाइन होता, क्योंकि सेपरेशन बढ़े या घटे क्या फर्क पड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. और अचानक जब उसको पार कर जाएगा तो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन होता. लेकिन इसका जो पोजीशनिंग है वो ट्रैक से हटके है,
तो जो अप्रोच की जो वेलोसिटी है, बिकॉज थीटा इज वेरिएबल, दैट्स व्हाई दिस वेलोसिटी इज वेरिएबल, अप्रोच की वेलोसिटी, एंड दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट वन। डी होगा वो सही आंसर होगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 पे चले। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। A 1 meter long, both and open organ pipe is kept in a gas that has double the density of air at STP। देखो हमारे पास एक जो वेलोसिटी है STP पे, the speed of sound in air is 300 meter per second, the frequency difference between the fundamental and the second harmonic of this pipe is, देखो तो पहली बात तो ये है कि 1 मीटर लॉन्ग, लेंथ दिया है 1 मीटर, बोथ एंड ओपन, ऐसी बात कर रहा है कि बोथ एंड ओपन है, और बोल रहा है कि एज्यूम दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड ऑफ साउंड 300 इज इक्वल टू रूट ओवर बी बाई रो, बी बाई रो ऐसा दिया हुआ है। और एक और खास बात दिया है, पाइप केप्ट इन अ गैस दैट हैज डबल द डेंसिटी ऑफ द एयर, एयर की डेंसिटी से डबल डेंसिटी है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर जो डेंसिटी है वो 2 रो है, ऐसा दिया हुआ है। अब देखो जो पूछ रहा है, अब उस बात है द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल, तो पहले तो हम फंडामेंटल की बात करते हैं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू1 लिख लेते हैं, न्यू1 को हम फंडामेंटल, न्यू नॉट लिख लो क्योंकि जनरली न्यू नॉट ही लिखते हैं, न्यू नॉट फंडामेंटल, बोथ एंड ओपन, तो यह हो जाएगा 1/2L इंटू वी, वी इज बेसिकली रूट ओवर बी बाई रो, रो इज बेसिकली 2 रो, ये हो जाएगा। और बोल रहा है कि सेकेंड हार्मोनिक, तो ये है फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल इज बेसिकली फर्स्ट हार्मोनिक, और जो सेकेंड हार्मोनिक होगा दैट इज न्यू1, न्यू1 इज बेसिकली सेकेंड हार्मोनिक, तो सेकेंड हार्मोनिक हो जाएगा 2/2L, 2/2L रूट ओवर बी बाई 2 रो। और बोल रहे हैं इन्हीं का डिफरेंस बताइए, तो बेसिकली इन दोनों में ये ज्यादा है, तो दिस माइनस दिस, न्यू1 माइनस न्यू नॉट, फर्स्ट हार्मोनिक माइनस, सॉरी second harmonic minus fundamental, that is the first harmonic, that is equals to this minus this, तो ये तो basically 1/2L ही होगा, 1/2L रूट ओवर b बाई 2 रो। अब ध्यान देंगे L का वैल्यू जो डिफरेंस हो जाएगा न्यू1 माइनस न्यू नॉट, तो L का वैल्यू 1 है तो 1/2 लिख लिया हमने, और रूट 2 को भी बाहर कर लेते हैं, रूट 2 को भी बाहर कर लिया हमने, और जो ये वैल्यू होगा ये हो जाएगा b बाई रो हो गया। देखो वैल्यू दिया है b बाई रो इज 300, we have to just put the value, b by rho is 300, और ये जो वैल्यू हमने रखा यहां से आ जाएगा न्यू1 माइनस न्यू नॉट, यहां वैल्यू रखेंगे 300, दिस इज इक्वल टू 300 बाई 2 रूट 2, 300 बाई 2 रूट 2, 300 बाई 2 रूट 2, तो रूट 2 से आपको डिवाइड करना होगा, और ये वैल्यू में बोल रहा है कि हार्मोनिक इन दिस पीसीज, इसको आप सॉल्व करेंगे तो न्यू1 माइनस न्यू2 इज अप्रोक्सीमेटली, देखो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो आपको इंटीजर के उस डिजिट तक जाना है जहां तक बेसिकली इंटीजर बनाना है आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगा दिस इज अप्रोक्सीमेटली 106 आ जाएगा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, और हर्ट्ज में दिया है तो दिस मच हर्ट्ज, तो आपको बेसिकली इस एग्जाम में 106 यहां पे लिखना था। क्वेश्चन नंबर 25, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और मेक श्योर कि आप लोग कर भी लेंगे, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, देखेंगे ये भी इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, JEE मेंस 2020 का क्वेश्चन है, इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। अ पीस अ वायर ऑफ डेंसिटी 9 × 10⁻³ kg पर सेंटीमीटर क्यूब, देखो ये जो डेंसिटी है ये kg पर आई थिंक पर मीटर क्यूब होना चाहिए, इसको देखेंगे, आई थिंक दिस मस्ट बी kg पर मीटर क्यूब होना चाहिए, आई थिंक कि यहाँ पे कुछ करेक्शन है, kg पर मीटर क्यूब, ओके ये करेक्शन है, यहाँ पे हम देख लेंगे, शायद हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया हो लिखते समय। अ वायर ऑफ डेंसिटी 9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब is stretched between 2 clamp 1 meter apart, 2 clamp है उनको हमने 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ, 1 मीटर अपार्ट, देखो 2 clamp है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हमने रखा हुआ है। वायर ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वायर दिया है, वायर ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू 9 ×
10 raised to 3 is stretched between two clamped 1 meter apart. The resultant strain in the wire is this much. देखो resultant strain मतलब डेल्टा L by L दिया हुआ है और ये वैल्यू है 4.9 इंटू 10 raised to minus 4. इसका कोई यूनिट नहीं होता स्ट्रेन का. The lowest frequency of the transverse variation in the wire is, lowest frequency बताना है और यंग मॉडुलस दिया है to the nearest integer. देखो lowest frequency मतलब फंडामेंटल की बात कर रहा है, तो lowest frequency that the fundamental और both and fix के लिए हो जाएगा 1 by 2L root over f by mu. अब देखो बच्चों f by mu चाहिए और क्वेश्चन में तो दे दिया है डेंसिटी, तो हम डेंसिटी को म्यू के टर्म्स में कैसे बदलेंगे. तो देखो ये वायर है, वायर का लेंथ है L, मास है M और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं A, राइट. तो यदि मैं डेंसिटी दिया हुआ है तो मास में यदि लिखना चाहूं तो मास M इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ. तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ इज द वॉल्यूम, ये हो गया मास. अब मुझे मास पर यूनिट लेंथ चाहिए म्यू. म्यू इज इक्वल टू M बाई L, तो ये हो जाएगा रो ए एल बाई एल, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया, ये हो जाएगा अपना मास पर यूनिट लेंथ. अब देखेंगे, अब यंग मॉडल्स बाकी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है और डेल्टा एल बाई एल का भी वैल्यू है, वो भी हम यहां पे रिप्लेस करेंगे. तो हमारे पास हो जाएगा एफ, ये तो रहा पहला कॉन्सेप्ट कि हमने म्यू निकाल लिया. सेकंड एफ बाई ए, ये वैल्यू जो हो जाएगी एफ बाई ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाई एल. वाई डेल्टा एल बाई एल हमें चाहिए था एफ, तो हम एफ का वैल्यू निकालेंगे और यहां पे रिप्लेस करना चाहते हैं. म्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, अब एफ कैलकुलेट करेंगे. तो एफ इज इक्वल टू ए को उधर ले जाएंगे, तो ए वाई और डेल्टा एल बाई एल हमें एग्जैक्टली पूरा का पूरा वैल्यू दिया है. डेल्टा एल बाई एल इज दिस मच, स्ट्रेन दिया हुआ है. नाउ वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू एंड वी कैन फाइंड द आंसर. तो देखेंगे न्यू नॉट दैट इज द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 बाई 2 और यहां पे देखेंगे L का वैल्यू है 1 मीटर, तो L का वैल्यू हो गया 1 मीटर इंटू रूट ओवर F का वैल्यू यदि देखेंगे तो F इज बेसिकली A वाई डेल्टा L बाई L अपॉन म्यू का वैल्यू यदि देखें तो रो इंटू ए. रो इंटू ए, यहां से क्रॉस सेक्शन एरिया ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, तो न्यू इज इक्वल टू दैट द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई 2 टाइम्स रूट ओवर ए से ए कैंसिल y इंटू y इंटू डेल्टा एल बाई रो, बस यही वैल्यू रखना है. तो y का वैल्यू है 9 इंटू 10 रेज टू 10, 9 इंटू 10 रेज टू 10, ये हो गया y. डेल्टा एल बाई एल का जो वैल्यू है यहाँ पे 4.9 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, ये हमने डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू दिया है. और अपॉन डेंसिटी, यहां से डेंसिटी दिया 9 इंटू 10 रेज टू 3, 9 इंटू 10 रेज टू 3, 9 से 9 कैंसिल हुआ, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट किया तो न्यू नॉट का जो वैल्यू आ जाएगा दिस इज 4.9, ये ऊपर जाएगा 7, 3 बचा तो 4 9 0 0, तो ये 70 30, तो 30 कितना हो रहा है, ये 35, यस एग्जैक्टली 70 बाई 2 35, ये आ जाएगा 35 हर्ट्ज, ये आ जाएगा. देखो 9 से 9 कैंसिल हुआ, ये 3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, 3 बचा ऊपर, तो 4 9 0 0, तो 70 का स्क्वायर इज 4900, यस. तो दिस इज 35 हर्ट्ज. तो आपको इंटीजर में आपको यहाँ पे 35 आपको रखना चाहिए. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26. अच्छा क्वेश्चन था और आई थिंक आप बना भी लेते. क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं. ये भी इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. अ सोर्स एंड अ डिटेक्टर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर इन एब्सेंस ऑफ विंड विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. देखेंगे अ सोर्स एंड अ डिटेक्टर, एक का हमारे पास सोर्स है और ये हमारे पास डिटेक्टर है. लेट्स डी इज फॉर डिटेक्टर. Detector move away from each other in absence of wind with a speed of 20 मीटर पर सेकंड with respect to the ground. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहा है, ये जा रहा है इधर 20 मीटर पर सेकंड से with respect to ग्राउंड है, और ये भी है 20 मीटर पर सेकंड से और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. If the detector detect a frequency of 1800 हर्ट्ज, इसने जो फ्रीक्वेंसी फील किया
और वो फिल किया 1800 हर्ट्ज, ठीक है, hertz of the sound coming from the source, then the original frequency of source considering speed of sound in air 340 meter per second will be। देखो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला हम लगाएंगे। हमने लिखा फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू v, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो v माइनस वेलोसिटी ऑफ, यहां पे आपने लिखा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन v प्लस, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू न्यू नॉट। बेसिकली न्यू डैश इज इक्वल टू दिस मच, दिस इज द ओरिजिनल वन। क्वेश्चन में यही पूछा है कि उसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है, वैल्यूज रख लेते हैं। तो इसने जो फील किया वो किया 1800 एंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर इज 340 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। यहां पे यदि ऑब्जर्वर देखे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज कितना है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो दोनों का सेम ही है, 20 हमने लिखा ही है, 20 अपॉन 340 प्लस 20, और जो फ्रीक्वेंसी है ये हमें पता करना है। ये देखेंगे तो 1800 इज इक्वल टू 320 बाई, ये हो जाएगा प्लस 20 तो 360 इंटू न्यू। यहां पे देखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी आएगी, यदि इसको सॉल्व करें तो हम कितना आ रहा है, यस 27, इसको सॉल्व करेंगे और जो हमारा फ्रीक्वेंसी आना चाहिए 0 0 कैंसिल 3 2 36 कितना आ रहा है, एक बड़ा वैल्यू आएगा 1800 से यदि हम कैलकुलेट करें तो जगह 2025 हर्ट्ज आएगा। दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी। तो आपको जो फाइनल आंसर लिखना था 2025, देखो ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें आपको 2025 लिखना था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 पे चले। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, टू ट्रैवलिंग वेव्स प्रोड्यूस अ स्टैंडिंग वेव रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। देखो ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है, बिल्कुल सही। द नोड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन इन द रीजन x इज ग्रेटर देन 0 विल बी। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नोड पूछा है, मतलब नोड मींस व्हाट, नोड मींस वो पोजीशन जो वाइब्रेट नहीं करता है। नोड मतलब वो पार्टिकल जिसका एम्पलीट्यूड 0 हो चाहे कोई भी टाइम हो, मींस ये तो टाइम के साथ वेरी कर रहा, मींस दिस पोजीशन इज 0, इसको हमें 0 करना है। और ये यदि 0 हो गया इसका मतलब कि वो पोजीशन नोड है। तो देखो x इज इक्वल टू x, ये पूरा का पूरा लेंगे, ये पोजीशन x को इंक्लूड करके। तो यदि देखें हमें इसको यदि 0 करना है, देखते हैं ये हो जाएगा cos 1.57x, दिस वैल्यू शुड बी 0, इसको हमें 0 करना है। इफ x इज इक्वल टू 0 देन दिस वैल्यू इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा। मतलब ओरिजिन पे नोड नहीं है, दिस इज एंटी नोड, एंटी नोड। तो देखो ओरिजिन पे एंटी नोड है तो लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस पे क्या होगा, नोड होगा। या तो ऐसे सोच लो, या फिर इसी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 0, इसको 0 करेंगे। देखो ये तो मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन को। क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, दिस वैल्यू शुड बी 0, ये वैल्यू 0 होना है। मतलब 1.57x शुड बी इक्वल्स टू, ये 0 होने के लिए, ये मिनिमम होने के लिए दिस वैल्यू शुड बी पाई बाई 2 93। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 1.57। इसको आपको सॉल्व करना था और जो हमारा x का वैल्यू आएगा ये कितना आ रहा है, 1.75 1 आ रहा है। सो x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आपको जो फाइनल आंसर लिखना था 28 में, दिस इज 1। ये अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरीके का क्वेश्चन, ये स्टैंडिंग वेव रिलेटेड क्वेश्चन था। Question number 29, two waves are simultaneously passing through a string and their equations are y1 is equals to a1 sine kx minus vt and y2 is equals to sine kx minus, given amplitude a is equals to 12 and a2 is equal to 5, then x0 is equals to
3.5, x नॉट जो वो वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, एंड द वेव नंबर इज दिस मच, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विल बी, देखो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द टू वेव्स। ये 2021 JEE मेंस 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो जो फेज डिफरेंस है यहाँ पे kx माइनस वीटी है, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है यहाँ पे भी kx माइनस वीटी है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फेज है वो है k इंटू एक्स नॉट। तो हमें k इंटू एक्स नॉट कैलकुलेट करना है। आपने लिखा k इंटू एक्स नॉट, दिस इज अवर फेज डिफरेंस, दिस इज आवर फेज डिफरेंस। डेल्टा 5 मैं लिख रहा हूं फिलहाल, या डेल्टा आप लिखो या फिर कुछ भी लिखो आप, फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आपने लिखा k का वैल्यू दिया है 6.28, ये रहा k का वैल्यू, और जो x नॉट का वैल्यू देखो दोनों ही सेंटीमीटर में है, दोनों ही सेंटीमीटर में, तो बदलने की जरूरत नहीं है। x नॉट का वैल्यू है 3.5। यदि इसको आप लिखना चाहें तो k इंटू एक्स नॉट का ये जो फाइनल वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आ रहा है 21.98 के पास आएगा। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 7 पाई। 7 पाई यदि लिखना चाहें तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई करके यहां पे 3 इंटू 2 पाई दैट इज 6 पाई हो गया, प्लस पाई। देखो 2 पाई 2 पाई के अंतर में फेजेस रहते तो फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली जो फाइनल फेज डिफरेंस आया वो इक्विवेलेंट टू पाई ही आया। मतलब इसमें हुआ कि एक एम्पलीट्यूड, दोनों पाई में अंतर है, बेसिकली सीधे सीधे वेक्टर सम की बात कर रहा है। तो ये यदि a है, a1 है, तो दूसरा इधर होगा a2 होगा इधर, बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो यहां पे जो फाइनल एम्पलीट्यूड होगा, बोल रहा है क्या, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा दैट द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स, और फेज डिफरेंस है पाई, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं एट द गिवन इंस्टेंट। तो 12 एंड 5, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, एम्पलीट्यूड विल बी a डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 माइनस a2, ये कितना हो रहा है 12 माइनस 5, दिस इज 7, और दिस इज इन, देखो ये a1 a2 मिलीमीटर में दिया है, तो ये जो हमारा फाइनल आएगा आंसर 7 मिलीमीटर। तो जो फाइनल एम्पलीट्यूड आपको फाइनली इसमें लिखना था दैट इज द 7 मिलीमीटर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 में चले। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखेंगे ये भी इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन यदि 2021 में देखें तो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन ही आए हुए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस। तो देखेंगे, टू कार ए एक्स एंड वाई अप्रोचिंग ईच अदर विथ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। दो कार हैं, ये कार हमने मान लिया कि दिस इज एक्स, और ये इधर अप्रोच कर रहा है विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल टू, यदि हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो दिस इज 10 मीटर पर सेकंड। और दूसरी कार है, दिस इज कार, वन मोर कार, और इसका जो हमने नाम दिया दिस इज वाई, और ये इधर की तरफ अप्रोच कर रहा है विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेट, दिस इज मीटर पर सेकंड में हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, 5/18 से डिवाइड करके। यस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ whistle sound as emitted by a passenger in car X heard by the passenger in car Y is 1320। इसने जो सुना वो है 1320 की फ्रीक्वेंसी इसने सुनी। If the velocity of sound in air is 340 meter per second, the actual frequency of the whistle साउंड प्रोड्यूस्ड इज। देखो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि इसमें दोनों एक दूसरे की अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो इसमें जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा, जो हियर्ड फ्रीक्वेंसी जो वाई ने सुना, दैट इज वी माइनस प्लस, क्योंकि दोनों ही नजदीक आ रहे हैं, तो इस समय दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, दैट इज UO अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर माइनस U ऑफ सोर्स into nu. Now you have to just put the value and find out u. यदि यहाँ पे nu dash लिखना चाहें तो उसने कितना heard किया, सुनाई दिया 1320, this is 1320 is equal to this velocity of sound in air is 340, यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस u, ये है हम मीटर पर सेकंड में रखेंगे, and this is the velocity of observer। तो हमारा यहाँ जो ऑब्जर्वर है ये y है अपना ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी रखेंगे जिसने साउंड को सुना, एंड दिस इज 20, दिस इज 20 अपॉन 340
माइनस दिस वैल्यू इज 10, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है न्यू, ये हमें पता करना है। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, 1320 इज इक्वल टू 360 बाई 330 इंटू न्यू। तो न्यू का जो फाइनल वैल्यू हमारा आ जाएगा, दिस इज 1210 हर्ट्ज। तो जो आपको फाइनली एग्जाम में लिखना था वो होगा 1210। ये आपका फाइनल आंसर होता यदि आप एग्जाम में देते तो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3030। क्वेश्चन नंबर 31 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 इज अ स्ट्रिंग इज क्लैम्ड एट बोथ एंड, दोनों एंड पे क्लोज है, द एंड्स एंड इट इज वाइब्रेट इन फोर्थ हार्मोनिक, ये फोर्थ हार्मोनिक में चल रहा है। द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव इज दिस द स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, ऑल क्वांटिटीज आर इन एसआई यूनिट। देखो पहली बात तो ये है कि फोर्थ हार्मोनिक है, तो फोर्थ हार्मोनिक बोथ हैंड क्लैम्ड, तो इसको क्लैम्प मान लेते हैं। दिस इज द फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज द सेकेंड हार्मोनिक, दिस इज द थर्ड हार्मोनिक, दिस इज द फोर्थ हार्मोनिक। यही है कंडीशन फोर्थ हार्मोनिक में। तो फोर्थ हार्मोनिक में हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चाहिए, तो लेंथ L मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, दैट इज 2 लैम्डा। बेसिकली आप लैम्डा निकालिए एंड यू विल गेट द आंसर। तो लैम्डा इसके लिए यहां पे यदि देखो, या फिर अदर क्या इंफॉर्मेशन है इस स्टैंडिंग वेव में, तो ये k का वैल्यू दिया है, k इज इक्वल टू दिया है 0.157, और ओमेगा का वैल्यू दिया है, ओमेगा इज इक्वल टू 200 पाई kx माइनस ओमेगा टी। इस तरीके से देखें तो ये वैल्यूज कुछ दिए हुए हैं। तो यहां से जो हमारे फाइनल वैल्यूज हमें तो चाहिए था लेमडा, तो लेमडा के लिए यहां से वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लें और यहां से फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू, या फिर k से डायरेक्टली हम लेमडा निकाल सकते हैं, k से डायरेक्टली हम लेमडा निकालेंगे, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। तो लेमडा का जो वैल्यू हो जाएगा, लेमडा k इज द वेव नंबर, और ये इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई बाई k। अब 2 पाई का जो वैल्यू है दैट इज 3.14 बाई k, ये कितना आ रहा है 0.157। तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा दिस इज 4040। कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 40। तो जो आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 40। आपका जो वैल्यू आया दिस इज 80 और मीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो सी इज द करेक्ट वन, ये होगा करेक्ट। दिस द क्वेश्चन नंबर 31 था ये। 31 के बाद 32 पे चलते। 32 क्या कह रहा है? इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग of linear density 5 gram per meter is y is equal to this much, where distance and time are measured in SI unit, the tension in the string is। देखो इसमें काफी सारा इंफॉर्मेशन दिया है कि डेंसिटी दिया है और ये वैल्यू दिया है। तो इसको यदि आप कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू a साइन, ये वैल्यू हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो देखो हमें टेंशन निकालना है तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी मिल जानी चाहिए। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा बाई k हो जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू यहां से कंपेयर करेंगे तो दिस इज 450 बाई k का वैल्यू 9 है। ये कितना हो रहा है? दिस इज 50 और मीटर पर सेकंड, बिकॉज ऑल द वैल्यूज आर इन एसआई यूनिट्स। तो ये रहा वेलोसिटी। क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं, क्वेश्चन में पूछा है टेंशन। तो आपने लिखा वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट ओवर f बाई म्यू, दैट इज द टेंशन बाई म्यू। म्यू का वैल्यू दिया है, लेकिन म्यू ग्राम पर मीटर में दिया है, हमें इसे केजी में कन्वर्ट करना होगा। तो वेलोसिटी इज 50, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू रूट ओवर टी बाई म्यू। तो यदि टी इज इक्वल टू लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर इंटू म्यू। म्यू का वैल्यू देखेंगे 5, तो आपने लिखा 5 इंटू 10 रेज टू, इसको आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो -3 हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, तो सीधे सीधे हो गया, बाकी जीरो औरों को हटाओ, मारो गोली, खत्म। तो टेंशन T इज इक्वल टू कितना आ रहा है? दिस इज 12.5। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 12.5 न्यूटन। हो गया ना, खत्म। 12.5 बी इज द करेक्ट वन। 12.5 बी इज द करेक्ट वन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे। यस,
ध्यान देंगे, अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 किलोहर्ट्ज। तो हमारा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू है 1.5 किलोहर्ट्ज है, ठीक है। द नंबर ऑफ ओवरटोन्स दैट कैन बी distinctly heard by a person with this organ pipe will be, assume that the highest frequency of a person can hear is 20 kHz। तो देखो पहला फंडामेंटल, पहला ओवरटोन, देखो ये बोल रहा है द नंबर ऑफ ओवरटोन्स, मतलब फंडामेंटल हटा करके नंबर ऑफ ओवरटोन्स की बात करेगा। तो नंबर ऑफ ओवरटोन्स, पहला ओवरटोन यदि देखोगे तो पहला ओवरटोन क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, देखो a closed organ pipe मतलब one end open one end closed, तो 3 times of nu naught होता है। तो this value is how much, 4.5 kilohertz, isn't it? 4.5। यदि मैं दूसरा लिखना चाहूं nu2, तो this is basically 5 nu naught, और ये कितना हो रहा है 5 into 1.5, this is 7.5 kilohertz। हमें कहां तक सुनाई दे रहा है भाई, हमें 20 किलोहर्ट्ज तक सुनाई दे रहा है, हमें 20 किलोहर्ट्ज तक सुनाई दे रहा है, मतलब ये भी हमें सुनाई देगा। थर्ड वन, nu3 is equals to 7 nu naught, and this is how much, 10.5 kilohertz। Next, fourth one, that is nu4 is equals to 9 nu naught, and this is equals to 13.5 kilohertz। उसके बाद से फिफ्थ वन, nu5, that is the fifth overtone, this is equals to 11 nu naught, और ये कितना हो जाएगा 1.5 into 11 is 16.5 kilohertz। उसके बाद से आगे चलते हैं, सिक्स्थ वन, काफी सारे हो गए, nu6 is equals to 13 nu naught, और nu naught का वैल्यू 1.5 into 13, ये हो जाएगा 19.5 किलोहर्ट्ज, ये भी हमें सुनाई देगा। उसके बाद से सिक्स्थ के बाद सेवंथ पे चले, कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, nu7 कितना हो जाएगा, nu7 इज इक्वल टू, दिस इज 3 5 7 9 11 13, उसके बाद 15 nu naught, ये कितना आ रहा है 15 nu naught इज 22.5 हर्ट्ज जा रहा है, किलो हर्ट्ज, यस। क्या ये हमें सुनाई देगा, यहां पे हमें अधिक से अधिक 20 किलो हर्ट्ज तक ही हम सुन पाते हैं, तो nu7 हमें सुनाई नहीं देगा, nu6 तक हम सुन पाएंगे। तो हाउ मेनी, देखेंगे यहां पे, the number of overtones that can be distinctly heard by a person with this organ pipe will be, तो हम अधिक से अधिक 1 2 3 4 5 6 सुन सकते हैं, 6 के बाद हम नहीं सुन पाएंगे, सेवंथ हम ये वाला हम नहीं सुन पाएंगे क्योंकि ये ज्यादा हो गया। तो यहां पे देखेंगे, द नंबर ऑफ ओवरटोन्स दैट कैन बी डिस्टिंक्टली हर्ड बाय अ पर्सन विथ हिज ऑर्गन पाइप विल बी 6, हम 6 सुन पाएंगे, जो 7वां होगा वो हमारे ऑडिबल रेंज से बाहर चला गया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलेंगे, 34 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। A pipe open at both ends has a fundamental frequency F in air. The pipe is dipped vertically in water so that half of it is in water. The fundamental frequency of this air column is now. तो देखो, जब दोनों एंड ओपन था, जब दोनों ही एंड ओपन था, तो उसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था वो था 1/2L रू वी यूज कर लेते हैं इंटू वी, ये था। जब इसको हमने आधा डिप कर दिया तो जो लेंथ है वो भी तो हाफ हो गया। इन दैट सिचुएशन जो हमारी नई फ्रीक्वेंसी आई दैट इज इक्वल टू 1/4L, लेकिन L जो है वो L/2 हो गया इंटू वी। यदि ये आप देखें तो दिस इज एज सेम एज प्रीवियस वन, तो ये हो जाएगा 1/2L इंटू वी। तो बेसिकली जो हमारी नई फ्रीक्वेंसी आई बिल्कुल प्रीवियस फ्रीक्वेंसी के ही बराबर हुआ, तो डी इज द करेक्ट वन, डी इज द करेक्ट वन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे। When two progressive waves, दिस क्वेश्चन नंबर जेईई मेंस 2010 का एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम।
when two progressive wave y is equals to 4 sine 2x minus 60 and y2 is equals to 3 sine 2x minus 60 minus pi by 2 are superposed, the amplitude of the resultant wave is, देखो किसी भी वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द टू एम्पलीट्यूड्स। तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है क्लियरली पॉसिबल विजिबल है कि एक यदि 4 मीटर इधर है तो दूसरा इसके डिफरेंस में पाई बाई 2 पे है और यह है 3, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा दैट इज द 5। तो आपका जो आंसर होगा दिस आंसर इज 5 और जो भी यूनिट होगा दैट इज द यूनिट। तो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था बेसिकली, तो इसमें आपका जो फाइनल आंसर था दैट इज द 5। सो ये थे हमारे कुछ वेव्स के अभी तक के सारे क्वेश्चन हमने लगभग कोशिश किया डिस्कस करने के लिए। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और बहुत सुंदर क्वेश्चंस थे ये। यदि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप मान के चलें कि वेव के अब किसी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली है। JEE मेंस के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, स्पेशली लास्ट ईयर के तो ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।